फॉर्मेशन के पास पेपर्स करना है और शुरू करते हैं। अच्छा, पास पेपर पे चलने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि पास पेपर में काफ़ी आता है। ठीक है, 3 इसकी वेटेज है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको करते हैं। देखो, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा हुआ है। और क्या है कि यहाँ पे हमारा जो लेटर एल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस को। लेटर ई जहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेगा इनलार्जमेंट को, जिसका स्केल फैक्टर 2 है और सेंटर उसका ओरिजिन है, यानी 0,0। और लेटर टी जहाँ पे होगा वो रोटेशन को रिप्रेजेंट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जिसका सेंटर अगेन ओरिजिन होगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। जो भी हमने पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में चीजें पढ़ी हैं, हो सकता है यहाँ पे सेंटर 0,0 ना होता, तो फिर हम वो शॉर्टकट्स की जगह पूरा एक प्रोसेस करते, 3 स्टेप प्रोसेस। पहले सेंटर को सब्ट्रैक्ट करते, फिर शॉर्टकट लगाते, फिर सेंटर को ऐड करते, एंड सो ऑन द लिस्ट गोज ऑन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन, इलाजमेंट, रोटेशन है। यहाँ पे हो सकता था ट्रांसलेशन भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। ये सिर्फ 3 चीजें ऐसी हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा ऑर्डर का। ठीक है। अब जो हम लोग कोऑर्डिनेट को डील करने जा रहे हैं वो पॉइंट बी है और इसके कोऑर्डिनेट 2,3 है। पॉइंट बी है, कोऑर्डिनेट 2,3। पहले पार्ट में कह रहा है फाइंड एल ब्रैकेट बी। यार आसान लफ्जों में ये बी जो है ना, ये तो हमारा कोऑर्डिनेट है। ठीक है। ये एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्लेक्शन। तो असल में हमने बी की रिफ्लेक्शन करवानी है एक्स एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस पे हमारा होता क्या था? रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस पे हमारा वाई साइन जो है वो फ्लिप हो जाया करता था। तो यहाँ हमने जो हमारा कोऑर्डिनेट है 2,3, इसका वाई का साइन फ्लिप कर देना है, यानी इसका अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है हमारा 2,3। यहाँ पे हमने वाई का साइन चेंज करना है ना, तो ये आपका हो जाएगा 2,-3। ठीक है। अभी कोई नई चीज मैं नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पास पेपर का जो कि तुम लोग को आना चाहिए। बेसिकली ब्रैकेट के कॉर्नर से शुरू होते हैं, यानी हम लोग राइट से शुरू होते हैं और लेफ्ट पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे बी से जब हम लेफ्ट पे मूव किए तो सबसे पहले एल आया, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एल की जो भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थी वो लगा दी। इसी तरह सेकंड पार्ट में कह रहा है ई ब्रैकेट बी। अब ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? इनलार्जमेंट को। इनलार्जमेंट में अगर आपका सेंटर 0,0 है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, तो डायरेक्टली हम स्केल फैक्टर से अपने कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या है हमारे? 2,3। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है हमने। तो हमारा आंसर आएगा 2 × 2 4 और 3 × 2 6। ये हमारा सीधा सीधा इसका आंसर आ गया। ठीक है। ये चीज थी हमारी। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पार्ट सी में कह रहा है टी ब्रैकेट बी। टी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रोटेशन को। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सेंटर 0,0। जब भी आपका सेंटर 0,0 होता है तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा एक शॉर्टकट लगाते हैं। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में क्या करते थे? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में जहां तक मुझे याद है हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्स का साइन फ्लिप कर दिया करते थे। लेकिन जस्ट इन केस हमारा गलत ना हो जाए, हम इसको एक दफा देख भी लेते हैं। ये रहा, रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फ्लिप द। और हाँ, जगह चेंज करते थे। ठीक है। तो जो हमारे एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह वाई को लिखेंगे, जो जहां हमारा उसकी जगह एक्स को लिखेंगे। और फिर जो नया एक्स का साइन आएगा उसका साइन फ्लिप कर देंगे। तो चलो इसको करते हैं। रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज था हमारा। रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का स्वैप प्लेसेस, और इसके बाद फ्लिप एक्स साइन। ये 2 स्टेप का काम है। तो बी के कोऑर्डिनेट से हमारे 2,3, तो इसकी जब जगहें चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3,2। और फिर एक्स का साइन फ्लिप करना है, तो ये हमारा हो जाएगा -3,2। ठीक है। ये चीज हो गई। ये सारी वो चीजें जो हमने पहले की हुई हैं, सिर्फ फर्क ये है कि पूछने का अंदाज डिफरेंट है। आखिरी पार्ट देख लेते हैं जिसकी वजह से मैंने पूरा कॉन्सेप्ट कराया है। एल टी बी, ब्रैकेट में बी है, इसका मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग यूज करेंगे 2,3। 2,3। अब यार देखो, ऑर्डर लगाना ना बहुत जरूरी है। ऑर्डर क्या होता है? हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो है ना, उस पर पहले हम ट्रांसलेशन टी लगाएंगे, और फिर जो उसका आंसर आ रहा होगा उस पर हम ट्रांसलेशन एल लगाएंगे। तो ट्रांसलेशन टी क्या थी? ये अभी हमने ऊपर ही इसका पार्ट सॉल्व किया है। ट्रांसलेशन टी का हमारा क्या आंसर आ रहा था? -3,2। तो सबसे पहले अगर हम ट्रांसलेशन लगाएं, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं बी पे, तो उसका आंसर आ रहा है -3,2। ठीक है। हमने ये टी की ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है। अब ये जो आंसर आ रहा है हमारा, इस पे एल की ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो एल किसकी ट्रांसफॉर्मेशन थी? एल थी आपकी रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस
और रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस में क्या करते हैं, वाई साइन को फ्लिप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा वाई साइन जो है +2 है, तो वो क्या हो जाएगा, -2। तो बेसिकली हमारा जो आंसर आएगा ना, वो आएगा -3, -2। ये हमारा इसका आंसर आ गया LT B का। तो ये चीज थी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो पास पेपर में आता है और 3 से 4 मार्क का आता है। तो ये तुम लोग को पता होना जरूरी है कि ट्रांसफॉर्मेशन को दूसरे अंदाज क्या है पूछने के एग्जामिनर के। तो ये थी। अब देखो कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है। अच्छा यार, पास पेपर के क्वेश्चन करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि जिन लोगों के पास पास पेपर्स लाइक पुराने पड़े हुए हैं, 2010 के पड़े हुए हैं, 15 के पड़े हुए हैं, तो उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं आपके शेयर और स्ट्रेच के। वो अब सिलेबस में नहीं है। वैसे कि आपको कोई भी ऐसा शेप लगे ना, जैसे ये आपका एक ट्राइंगल था और वो इस तरह से कुछ स्ट्रेच हो गया, या ये आपका स्क्वायर था, स्क्वायर आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रेच हो गया, तो ये इस तरह के जो भी क्वेश्चन है ना, वो आपके सिलेबस से आउट है। तो वो ना हो तो बड़ी बात नहीं है, वो मोस्ट प्रोबेबली आपका आउट ऑफ सिलेबस होगा। ठीक है। तो खैर, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्राइंगल शोज ट्राइंगल ABCD। पहले पार्ट में कह रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन P मैप्स ट्राइंगल A ऑन टू ट्राइंगल B। अब देखो कीवर्ड ना हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। टू से पहले वाला वर्ड आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑन टू के बाद वाला वर्ड आपका image का होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ट्राइंगल A है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड पे देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और ये बी जो है, ये हमारी इमेज है। अब देखो हमारा सीक्वेंस क्या है। अगर तो ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में तुम्हें सीक्वेंस लगाना आता है ना, तो फिर ये चैप्टर बड़ा आसान है, बड़े मजे का चैप्टर है। लेकिन अगर सीक्वेंस ही लगाओगे तो ये क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व नहीं होंगे। और सेकंड चीज, अगर पहली दफा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, तो हो सकता है कि शुरू के 10 से 20 क्वेश्चन में तुम्हें सीक्वेंस भी आता हो तो भी स्ट्रगल करोगे। उसकी वजह ये है, ये चैप्टर थोड़ा सा आपको ना एक ट्रेनिंग की तरह पढ़ना कर पड़ता है। यानी आप अगर कोई चीज़ पहली दफ़ा करते हो तो आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते। इंस्टेड आप उसको एक रिपीटेटिव बिहेवियर के साथ करते हो, तब जाके आप उसके आपका हाथ बैठता है। यही केस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भी है। तो शुरू के 10-20 क्वेश्चन जब करोगे उसके बाद जाके हाथ बैठेगा। और ये पास पेपर की वीडियो करवाने का रीज़न ही ये है, क्लास करवाने का रीज़न ही ये है, कि 10-20 में से 15-16 क्वेश्चन मैं करवा दूँ ताकि तुम लोग को एक समझ आ जाए कि किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले यार हम ये देखते हैं कि शेप जो है हमारा, क्या शेप का साइज चेंज हुआ है यहाँ पे। तो देखो शेप का साइज तो चेंज नहीं हुआ, ये ट्राइंगल भी आपका एक ही बॉक्स में था, ये ट्राइंगल भी आपका एक ही बॉक्स में। फिर दूसरा सवाल, क्या एक शेप को उठा के दूसरी जगह पे रख दिया। अच्छा, अब इसकी पहचान क्या होती है। अगर यहाँ पे सी है तो दूसरी जगह पे भी सी दिखना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सी है और दूसरी जगह पे उल्टा सी है, तो फिर ये डिफरेंट चीज है। ड्रैग का क्या मतलब है, इधर सी को उठा के इधर सी को रख दिया, इधर बी को उठा के इधर बी को रख दिया, ये ड्रैग करना कहलाता है। तो यहाँ पे अगर तुम नोट करो, तो ये ट्राइंगल जो था, इसका एग्जैक्ट शेप यहीं पे दिख रहा है। यानी ये उठा के चीज इधर रख दी है। ठीक है। तो कभी भी एक चीज उठा के दूसरी जगह पे रख दी जाए तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ट्रांसलेशन होता है। तो 2 मार्क के सवाल होंगे यहाँ के, डिस्क्राइब के 2 से 3 मार्क के सवाल होते हैं। सबसे पहले तो आपने नाम लिखना है कि हो क्या रहा है। यहाँ पे हमारी ट्रांसलेशन हो रही है। अच्छा, ट्रांसलेशन के लिए आपको ट्रांसलेशन वेक्टर बताना होता है। ट्रांसलेशन वेक्टर के लिए यार कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लो। लेट्स से मैं यहाँ पे ये वाला टॉप पॉइंट ले रहा हूँ जो कि लेफ्ट साइड पे, और ये वाला टॉप पॉइंट लेफ्ट साइड पे, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। तो हमने ये देखना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कैसे आएंगे। पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखते हैं। तो एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। हम लोग एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स लेफ्ट पे आए। और 3 बॉक्स लेफ्ट का क्या मतलब होता है, -3 की मूवमेंट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यार क्या यहाँ पे कोई वर्टिकल चेंज आया है। मेरा हॉरी जो कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट था वो एक ही स्ट्रेट लाइन में, ना ये ऊपर गया ना ये नीचे गया। इसका मतलब है आपकी वर्टिकल मूवमेंट कुछ भी नहीं है। तो वर्टिकल मूवमेंट जब कुछ भी नहीं होती तो जीरो होती है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर किस तरह लिखेंगे। हमने सबसे पहले लिखा ट्रांसलेशन, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर। हम लोग ऊपर लिखते हैं एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या थी, -3। और वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि कोई भी मूवमेंट नहीं थी तो ये आपकी जीरो आ गई। ठीक है। मैं सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चंस करवा दूं।
कि हमारा थोड़ा सा दिमाग सेट हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्यू मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी। ट्राइंगल ए आपका ऑब्जेक्ट है, ट्राइंगल सी आपकी इमेज है। डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन क्यू। अब देखो, ट्राइंगल ए आपका ऑब्जेक्ट है, यानी ये ओरिजिनल था आपका, और ट्राइंगल सी आपकी इमेज है। यार देखो, सबसे पहला सवाल, शेप का साइज चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब इलार्जमेंट नहीं हो सकती। ये शेप को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे भी नहीं रखा है, क्योंकि अगर तुम नोट करो तो ये आपका इधर डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड स्लोपिंग लाइन थी, इधर डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन हो गई है। ये ड्रैग को कंफ्यूज नहीं कर देना इसके साथ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये, और हाँ यार तुम लोग चैट में आंसर दे सकते हो, कोई मना वना नहीं है भाई, बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। अच्छा, फिर आगे आ जाओ। दो चीजें तो हमारी रिजेक्ट हो गई, सबसे पहले इनलार्जमेंट, और फिर दो आपकी ट्रांसलेशन। अब क्या बची? अब आपकी दो चीजें बची हैं, या तो ये रोटेशन होगी या रिफ्लेक्शन होगी। पहचान के लाइंस बनाओगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को कनेक्ट करो। ये वाला पॉइंट इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, इस पॉइंट को इससे कनेक्ट किया। अच्छा, और कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कौन से होंगे? हमारा ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट इसका ये वाला होगा, ठीक है, तो इसको कनेक्ट किया। और फिर ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। मैं सही बना रहा हूँ? वेट, सॉरी, ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा इसका। ठीक है। अब देखो, ये जो हम लाइन बना रहे हैं ना, ये लाइन बनाने की वजह ये होती है कि हम ये देखते हैं कि ये जो हमने लाइंस बनाई है, क्या ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये आपस में इंटरसेक्ट करें, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट करी है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर तो ये इंटरसेक्ट करती है ना, तो ये आपकी रोटेशन होती है। अगर तो ये लाइन पैरेलल होती, तो फिर ये हमारी क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती। तो इन शॉर्ट, ये रोटेशन का सवाल है। ठीक है। अब रोटेशन हमने आइडेंटिफाई कर ली, सबसे पहले यहाँ लिखोगे रोटेशन। दूसरा काम, अब हमने देखो रोटेशन को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? तीन चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले चाहिए होता है आपको सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए होता है एंगल ऑफ रोटेशन, और फिर आपको चाहिए होता है डायरेक्शन, जिसको हम या तो क्लॉकवाइज की टर्म्स में बताते थे या एंटी क्लॉकवाइज की टर्म्स में बताते थे। ठीक है। अब यार सबसे पहले सेंटर ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि हम कोई भी एक कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट लेंगे। लेट्स से मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ। मैंने ये पॉइंट लिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,3, और इसका एक कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है -2,2। इन दोनों पॉइंट्स को जरा यहाँ पे लिखो, 1,3 और -2,2। ये हमारे कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। अब देखो, कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट लेने पे तुम्हें ना शॉर्टकट्स याद होने चाहिए। शॉर्टकट्स क्या थे? मैं जरा जल्दी से यहाँ पे शॉर्टकट्स के पेज पे तुम लोग को लेके जाता हूँ, और इसको जरा रिवाइज कर। रोटेशन के शॉर्टकट्स क्या थे? कि अगर तो आपकी 90 डिग्री क्लॉकवाइज की रोटेशन है, ठीक है, अगर तो आपकी 90 डिग्री क्लॉकवाइज की रोटेशन, या इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, 270 डिग्री की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो क्या करते थे? जगहें चेंज होती थी और वाई का साइन फ्लिप होता था। अच्छा, अगर एंटी क्लॉकवाइज आपकी रोटेशन होती थी, या जिसको हम कह सकते हैं 270 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्या करते थे? तो भी जगह होती थी और आपका एक्स्ट्रा साइन फ्लिप होता था। अब आसान लफ्जों में इसको थोड़ा सा आसान करता है। कभी भी आपकी 90 डिग्री क्लॉकवाइज या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही हो, तो आपकी जगहें लाजमी चेंज हो रही है। ठीक है, साइन कोई भी चेंज हो रहा हो, अभी उससे हमारा ताल्लुक नहीं है, जगहें लाजमी चेंज हो रही है। और अगर 180 डिग्री की रोटेशन होती थी, तो सिर्फ और सिर्फ साइन फ्लिप हो जाया करते थे। ये तीन चीजें कब लगती हैं? ये तीन चीजें जब लगती हैं जब आपका सेंटर ओरिजिन हो। यानी अगर ये तीन चीजों में से कोई भी एक लग रही होगी ना, तो हम लोग रोटेशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ठीक है, अब जरा सवाल पे आओ। क्या यहाँ पे जगहें चेंज होती हुई दिख रही हैं? तो यहाँ पे मुझे जगह चेंज होती हुई नहीं दिख रही। यहाँ पे 1 और 3 था, यहाँ पे 2 और 2 है, यानी बिल्कुल ही डिफरेंट नंबर्स हो गए। यानी यहाँ पे ना ये आपकी रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, ना ये आपकी रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। फिर क्या चीज चेक करते हैं? फिर आप चेक करते हो कि क्या इनके साइन तो फ्लिप नहीं कर रही हैं। तो यार साइन जाहिर सी बात है फ्लिप नहीं होंगे जब नंबर ही डिफरेंट है।
तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपका सेंटर ओरिजिन नहीं है। अब जब सेंटर ओरिजिन नहीं होता, तो एक चीज याद रख लो कि यहाँ पे आपका जो टेस्ट होगा ना, वो आपका टेस्ट होगा कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब कंस्ट्रक्शन का होपफुली तुम लोगों ने सबने देख लिया हो, अगर नहीं देखा तो तुम लोगों का फिर यार नुकसान है। कंस्ट्रक्शन के लिए अब देखो क्या करते थे, कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लेते थे। एक ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लिया, एक ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लिया, ठीक है, और एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट एक और लें अगर हम, तो कौन सा ले सकते हैं? ये वाला ले लेते हैं, ये और ये। तो बेसिकली जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ले रहे हैं ना, इन पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया करते थे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका कुछ इस तरीके का बन रहा होगा, ये जो मैंने येलो से लाइन बनाई है, ठीक है। और चलो खैर, अभी मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब बनाओगे ना, तो वो आपका सम हाउ कुछ इसी तरह का आ रहा होगा। ये एक्यूरेट नहीं बता सकता मैं, क्योंकि ये आपका कंपास से काम होता है, लेकिन कुछ इसी तरह की लाइन बन रही होगी। और ये जो ब्राउन पॉइंट्स का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, तो वो कुछ इधर लाइन बन रही होगी। बेसिकली जहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन इंटरसेक्ट होती है ना, वो आपका सेंटर होता है। यानी ये मैंने पहले से मार्क लगाया हुआ है। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है? यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ रोटेशन 0,1 है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन आपका 0,1 है। फिर एंगल ऑफ रोटेशन कैसे देखते हो? यार आपके जो कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है ना, इनको कनेक्ट कर दो आपस में। तो मैं यहाँ से ये पॉइंट्स मिटा रहा हूँ ताकि हमारी सफाई हो जाए। इनको कनेक्ट करो सेंटर के थ्रू। यानी ये कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट था, ये कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट था, इन दोनों पे हमने लाइन बनानी है और इनको अपने सेंटर से कनेक्ट कर देना। अब यार यहाँ पे अगर तुम नोट करो, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के चेक कर लेना, यहाँ पे ना 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा एंगल भी आ गया। एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 90 डिग्री। और फिर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? तो यार तुम्हारा शेप इधर था, इधर से उठ के इधर आ गया, यानी अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं क्लॉक की। तो ये आपकी जो मूवमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज की, ठीक है। यार देखो पहला सवाल है, और सवाल को मैंने काफी लंबी करके समझाई है, लेकिन तुम लोगों ने पेपर में ना ये हार्डली 1-2 मिनट में कर लेना है। इतनी लंबी करने की वजह ये थी कि तुम लोग को एक सीक्वेंस समझ आए कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए हमारा। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारी चारों ट्रांसफॉर्मेशन में से कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है। हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया अपने हेक्स के थ्रू। सबसे पहला हमारा शेप इनलार्ज नहीं हुआ, तो इनलार्जमेंट नहीं थी। हमारा शेप ड्रैग नहीं हुआ एक जगह से दूसरी जगह, तो ये हमारी ट्रांसलेशन नहीं थी। फिर हमने लाइंस बना के देखा कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे इस तरीके से। और फिर हमने देखा कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इसका मतलब ये 100% रोटेशन है। यहाँ पे रोटेशन लिखा, 1 मार्क हमें मिल गया यहाँ पे। फिर ये तीन चीजें लिखने का हमें 1 मार्क मिलता है। और बेसिकली इसको इस तरीके से नहीं लिखोगे, इसको भी मैं बताता हूँ किस तरह से लिखना है। खैर फिर हम सबसे पहले देखते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे देखा जाता है, अब वो मैंने तुम लोग को तरीका बता दिया कि पहले तो शॉर्टकट अप्लाई करके देखो। अगर तो जगहें चेंज हो रही हैं या साइन चेंज हो रहे हैं, तो यानी तुम्हारे ना कोई एक शॉर्टकट लग रहा होगा। अगर जगहें चेंज हो रही हैं, तो उसके बाद या तो एक्स का साइन फ्लिप होगा या वाई का साइन फ्लिप होगा। या अगर खाली साइन फ्लिप हो रहा है, तो 180 डिग्री वाली रोटेशन होती है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है और नंबर आपके टोटली डिफरेंट है, तो फिर याद कर लो कि तुमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। और वो मैंने तुम लोग को जो वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी थी, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कैसे करते हो। दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लोगे, एक लाइन इस तरह की बनेगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लोगे, एक लाइन इस तरह बनेगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती हैं, वो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। तो यहाँ से हमने सेंटर ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई किया, ठीक है। उसके बाद हम एंगल देखते हैं। एंगल कैसे देखते हैं यार? कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ना तुम कनेक्ट कर दोगे किससे? अपने सेंटर। और फिर कंपास रख के देख लेना तुम, जब सॉरी कंपास बोल रहा हूँ, प्रोटेक्टर रख के देख लेना, तो वो एंगल दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का ही बन रहा हो। फिर कुछ और एंगल बन रहा हो तो वो लिख देना, ठीक है। और फिर थर्ड चीज क्या देखते हैं कि मूवमेंट क्लॉकवाइज की है या एंटी क्लॉकवाइज की है। तो देखो शेप जो था हमारा, शेप हमारा इधर था, इधर से उठ के इधर गया। यानी इसको तुम एक तरीके से ऐसे देख सकते हो, ये बेसिकली तुम्हारी ये लाइन थी, ये लाइन उठ के इधर चली गई है। तो अगर तो ये लाइन इधर उठ के जाती, तो ये क्लॉकवाइज होती। लेकिन अगर ये लाइन उठ के इधर जा रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज की हो जाती है, ठीक है। तो ये काम करना होता है हमने। ये हमें इन पूरी जो अभी लंबी की है, इसका 1 मार्क है, ठीक है। होपफुली तुम लोग पेपर में अब इसको सही कर लोगे। और इसको लिखने का तरीका ये क्या होता है, आप रोटेशन लिखोगे, लिखोगे सेंटर 0,1, 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स इट। ये आपका आंसर होगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है। अब आगे चलते हैं।
और आगे हमें कह रहा है पार्ट 3 में, द रिफ्लेक्शन आर, उसने खुद बता दिया रिफ्लेक्शन, ठीक है। द रिफ्लेक्शन आर मैप्स ट्राइंगल ए ऑन ट्राइंगल डी, ट्राइंगल ए से ट्राइंगल डी में जाया जा रहा है, और फाइंड द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्शन आर। अच्छा देखो ये सवाल ना, ये वाला पार्ट, ये आईजीसीएससी का नहीं है, लेकिन इसको जरा हम कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सी अपनी आसानी के लिए। हम यहाँ पे पूछ लेते हैं कि हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स को भी छोड़ दो, मैट्रिक्स वाला पार्ट मैं ओ लेवल्स वालों को अलग से करवा दूंगा, ठीक है। कल की क्लास में या परसों की क्लास में वो मैं अलग से करवाऊंगा, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इस रिफ्लेक्शन की लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे वो ये भी नहीं बताता कि ये आपकी रिफ्लेक्शन हो रही है, तो थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए हमारा। सबसे पहले, क्या शेप इनलार्ज हुआ है? शेप इनलार्ज नहीं हुआ, जैसे जितना साइज इधर है उतना साइज इधर है। क्या शेप ड्रैग हुआ है? तो शेप ड्रैग भी नहीं हुआ, इधर अपर स्लोपिंग लाइन है, इधर डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है। फिर तीसरी चीज, अब या तो रोटेशन होगी या रिफ्लेक्शन होगी, कैसे देखोगे? कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट इसका हो जाएगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट इसका हो जाएगा, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट इसका हो जाएगा। या ये सारी लाइनें, ये सारी लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले तुम बॉक्सेस काउंट कर लो, इस कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट और इस कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? एक बॉक्स, दो बॉक्स, और फिर इसका मिड पॉइंट निकालो, दो बॉक्सेस को डिवाइड बाय टू करोगे, आंसर क्या आएगा? वन। तो यानी अगर तुम वन बॉक्स यहाँ से मूव करो और वन बॉक्स यहाँ से मूव करो, तो ये बेसिकली आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाती है, और ये हमारी कितनी है? x इज इक्वल टू 0। तो इस पे तुम क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखोगे इस वाले पार्ट का, अगर वो तुमसे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पूछता तो तुम बोलते रिफ्लेक्शन इन लाइन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही चीज से डिफाइन की जाती है और वो होती है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और बाकी ये बात मैं फिर से बोल दूं, ये मैट्रिक्स वाला पार्ट मैं ओ लेवल वालों को अलग से करवाऊंगा। नहीं यार, यहाँ पे वन नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ से अगर एक बॉक्स तुम आगे मूव करो और एक बॉक्स पीछे मूव करो तो इस लाइन पे पहुंचे हो ना, और ये पॉइंट 0 है, x इज इक्वल टू 0, इस वजह से यहाँ पे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है x इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और अब ये एक आखिरी चीज है, और क्या कह रहा है, द डायग्राम शोज द पॉइंट्स ई, एफ एंड जी एंड enlargement सेंटर ई मैप्स एफ ऑन टू जी। देखो तीन पॉइंट्स गिवन है, और यहाँ पे तीन पॉइंट्स में आपका ई जो है ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है, और एफ और जी जो है ये आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट में है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, राइट डाउन द स्केल फैक्टर। ये सवाल करवाने का रीजन ये था कि यार हमने ना तीन फॉर्मूलाज पढ़े थे स्केल फैक्टर के, और उन तीन में बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगा, ठीक है। मैं जरा जल्दी से पीछे जाके स्केल फैक्टर का फॉर्मूला कॉपी करके ला रहा हूँ, और ये रहे स्केल फैक्टर के फॉर्मूलाज। अच्छा जरा मुझे तुम लोग अभी चैट पे भी बताना कि तुम लोग को क्या लग रहा है कि यहाँ पे स्केल फैक्टर का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट से, एक मिनट में ये एक्स्ट्रा चीजें मिटा दूँ यहाँ से। चलो मुझे बताओ, ये तीन फॉर्मूलाज में से तुम लोग को कौन सा लग रहा है कि यहाँ पे स्केल फैक्टर ढूंढने के लिए हम इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, यार नूर, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट से भी कर सकती हो, और अगर तुम्हें ये बॉक्सेस वाला मेथड समझ नहीं आता तो उससे भी कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, थर्ड वन, सेकंड वन। अच्छा देखो एक चीज तो है ना, यहाँ पे बड़े मजे से हम रिजेक्ट कर सकते हैं, और वो सेकंड वाला फॉर्मूला। यार दो पॉइंट गिवन है, इन पॉइंट्स का एरिया कैसे ही निकालोगे? एरिया तो आप शेप्स का निकालते हो ना, पॉइंट्स का तो नहीं निकालते, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला तो डायरेक्ट रिजेक्ट होगा। फिर बात आती है इमेज, पहले वाला फॉर्मूला जिसमें आपकी लेंथ की बात होती है, लेकिन यहाँ पे लेंथ भी नहीं गिवन, एक ही पॉइंट गिवन है ना। तो आपका जब भी एक पॉइंट गिवन हो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला जो यहाँ पे होगा ना स्केल फैक्टर का, वो थर्ड वाला होगा, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्टेंस देखेंगे इमेज का हमारे सेंटर से, डिवाइड कर देंगे उसको ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से, जो सॉरी सेंटर से आपका जितना ऑब्जेक्ट दूर है। तो सेंटर से, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा इसमें से इमेज कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो हमें इस कीवर्ड से पता चलता है, एफ ऑन टू जी। एफ आपका ऑब्जेक्ट है, जी आपकी इमेज है, ठीक है। तो एफ अगर हम यहाँ पे नोट करें तो
एफ यहाँ पे हमारा एक बॉक्स दूर है, ठीक है, सेंटर से। और जी जो है हमारा दो बॉक्सेस दूर है। तो ऊपर हम इमेज का डिस्टेंस देखते हैं, तो हम लिखेंगे 2, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 1। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला लगेगा ना, वो लगेगा इमेज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू 2 एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली हमारा स्केल फैक्टर जो है वो 2 के बराबर है। अच्छा, अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है। मुझे बताओ, हमारा आंसर तो आ गया 2, लेकिन एक चीज और आइडेंटिफाई करनी होती है, और वो ये कि ये 2 हमारा या तो पॉजिटिव होता है या ये हमारा नेगेटिव होता है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? हाँ देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जो है ना, हम ऐसे देखते हैं कि अगर आपका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में है, तो फिर आपका स्केल फैक्टर जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक साइड पे है ना, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एफ था और यहाँ पे जी होता, और इधर जी नहीं है, तो ये दोनों एक साइड पे थे ना, तो फिर आपका स्केल फैक्टर पॉजिटिव होता। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में है, तो ये सिर्फ 2 लिखने पे मार्क नहीं मिलेगा, ये 2 का 0 मार्क है। आपको मार्क मिलेगा -2 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका पहले का आंसर है स्केल फैक्टर ढूंढने का। चलो, फिर देखते हैं पार्ट 2 में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज 0,4। यार देखो, अब यहाँ पे ना थोड़ी सी लंबी होगी हमारी। अगर तो हमारा यहाँ सेंटर ओरिजिन होता, तो हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देते अपने स्केल फैक्टर से, जो कि -2 है। लेकिन यहाँ पे हमारा सेंटर जो है ना वो ओरिजिन नहीं है, तो 3 स्टेप का काम होता था। हम क्या कर देते थे, चलो इसको कर लेते और बॉक्स बना के कर लेते हैं, ताकि हमारा काम थोड़ा अलाइन रहे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। ऑब्जेक्ट के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करोगे सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3। तो -1,3। 0 में से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -1। 4 में से -3 करेंगे तो ये आपका रह जाएगा 1। फिर ये जो आंसर आता है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम अपने स्केल फैक्टर को, जो कि है मल्टीप्लाई बाय -2। तो -2 जब आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2, और -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +2। और फिर लास्ट में हम वापस ऐड कर देते हैं अपना सेंटर, जो कि कितना है 1,3। तो 2+1 आपका होता है 3, और 3 - 2 आपका कितना होता है, 3 - 2 आपका 1 होता है। बेसिकली ये वाले पॉइंट आपने प्लॉट करने हैं अपने ग्राफ पे 3,1 के। तो 3,1 ये आपका इधर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो क्या हो रहा है, 1 मिनट, 0,4, 0,4 इधर था। ठीक है, ये 0,4 है, और हमने जो प्लॉट करना है वो 3,1 है, तो 3,1 ये। तो ये चीज थी। ठीक है, अब यार देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन करवाने की वजह ये थी कि हम लोगों को थोड़ा सा ना सीक्वेंस समझ आ जाए कि क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है। ठीक है, और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो कि मैंने पहले नहीं की, मुझे करनी चाहिए थी, कि यार जैसे अगर यहाँ पे किसी बच्चे को इस तरह से अपनी क्या कहते हैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ढूंढने में मसला हो रहा हो, कि जैसे हमने यहाँ देखा कि दो बॉक्सेस हैं, उसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो 2/2, और एक पॉइंट इधर जाएंगे और एक पॉइंट इधर जाएंगे, तो ये बेसिकली जो बीच में लाइन आएगी वो आपकी किसकी होती है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की। लेकिन अगर ये मैटर समझ नहीं आ रहा, तो देखो फिर तुम इसको कंस्ट्रक्शन के काम से भी कर सकते हो, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। बेसिकली कोई भी एक आप वो ले लोगे अपना कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, लेट से ये वाला और ये वाला ले लो, तो यहाँ से आपका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, तो आपकी एक लाइन इधर बन रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों काम आपके लिए बिल्कुल ठीक के काम है। सही है, तो चलो यार, ये यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है, इन द डायग्राम ए सी डी एंड बी सी ई आर स्ट्रेट लाइन्स। ए सी डी एंड बी सी ई आपकी स्ट्रेट लाइन्स हैं। सी बी ओवर सी ई, सी ए ओवर सी डी इज इक्वल टू 1/2। अच्छा देखो, इसका मतलब क्या है। असल में ना ये इस तरह से जब भी हमारी चीजें लिखी हुई होती हैं,
ऊपर एक ट्राइंगल होता है, नीचे एक ट्राइंगल होता है। तो ट्राइंगल सी बी और सी ई का रेशो क्या है, 1 और 2। तो सी बी कौन सी है, ये सी बी, यानी अगर ये रेशो की टर्म्स में 1 है, तो सी ई जो है ये रेशो की टर्म्स में 2 है। ऐसे ही। अब यहाँ पे एक पहले पार्ट में कर मेरा, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल सी ए बी ऑन सी डी ई, सी ए बी ऑन सी डी ई। सबसे पहले सवाल हम अपने आप से क्या पूछते हैं, क्या शेप बड़ा हो रहा है। तो यहाँ हमें सबसे पहले ही सवाल में अपना जवाब मिल गया कि शेप बड़ा हो रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट को डिफाइन करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। अब ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या होता है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट कैसे निकालेंगे, जरा उस पर बात करते हैं अभी। जरा मुझे बताओ कि यहाँ पे स्केल फैक्टर कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कोई ऐसी साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं करनी। यार देखो, सी बी का रेशो अगर 1 था और सी ई का रेशो 2 है, तो इसका मतलब है कि हम इस वाले ट्राइंगल से इस वाले ट्राइंगल में कैसे जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। ठीक है, तो स्केल फैक्टर यहाँ पे क्या आएगा, स्केल फैक्टर यहाँ पे 2 आएगा। अच्छा, लेकिन क्या ये पॉजिटिव होगा, क्या ये नेगेटिव 2 होगा, ये कैसे देखोगे। यार इसके लिए ना, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए अब तुम्हें पहले इसका पता होना चाहिए सेंटर। और सेंटर के लिए अगेन कंस्ट्रक्शन आपकी यूज होगी, कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दो। जैसे बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ई है, तो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट डी है, तो इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। जहां पे ये दोनों लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती हैं, ये आपका क्या होता है, ये आपका सेंटर होता है। ठीक है, तो यार मुझे एक चीज बताओ, सेंटर की हम वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है, तो यहाँ पे हम सेंटर तो लिखेंगे नहीं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ये हमारा स्केल फैक्टर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि यार आपका ऑब्जेक्ट एक जगह पे है और इमेज आपकी दूसरी जगह पे, तो स्केल फैक्टर का आंसर है -2। ठीक है, तो ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा। आगे पार्ट पे चलते हैं, और आगे पार्ट पे हमें कह रहा है, हमें पहले उसमें कह रहा है द डायग्राम शोज ट्राइंगल ए बी सी एंड डी। और पहले पार्ट में कह रहा है डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। ए हमारा ऑब्जेक्ट है, बी हमारी इमेज है, और ए से बी पे जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, क्या हमारा शेप का साइज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे शेप का साइज चेंज नहीं हो रहा है। देखो, यहाँ पे भी दो बॉक्सेस हैं, यहाँ पे भी दो बॉक्सेस हैं, यहाँ पे भी 4 बॉक्सेस हैं, इधर भी 4 बॉक्सेस हैं। इसका मतलब शेप का साइज चेंज नहीं हुआ, तो ये आपकी इनलार्जमेंट नहीं है। दूसरी चीज, दूसरी चीज आपकी है यहाँ पे, क्या दूसरी चीज हम देखते हैं कि क्या हमारा शेप एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला गया। तो यार यहाँ पे देखो, ये एग्जैक्ट शेप उठ के यहाँ पे चला गया। इसका ये मतलब है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन का पार्ट है। ठीक है, ट्रांसलेशन सबसे इजी तरीन आपकी चीज होती है। या कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लो, मैं ये वाला ले रहा हूँ और ये वाला ले रहा हूँ। इस पॉइंट से यहाँ पे कैसे पहुंचे होंगे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, पांच बॉक्स, छह बॉक्स, छह बॉक्सेस लेफ्ट गए। इसका मतलब है कि x की वैल्यू -6 होगी। और इसके बाद यहाँ से फिर हम वर्टिकल मूवमेंट देखते हैं, तो एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, तीन बॉक्स ऊपर गया है, और जब भी ऊपर जाते हैं तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे अगर हमें ट्रांसलेशन को डिस्क्राइब करना है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेशन, और फिर यहाँ पे हम अपना ट्रांसलेशन का वेक्टर लिखेंगे। और ट्रांसलेशन का वेक्टर क्या है, सबसे पहले x की वैल्यू -6 और फिर y की वैल्यू 3। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब ये जो तुमने क्लाउड्स बनाए इसको हटा दो, ताकि ये फजूल का ना कचरा ना हो। और यार हाँ नूर, अपना यहाँ पे सेंटर लिखना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट निकाल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास सिर्फ ये इतना सा क्वेश्चन गिवन था। हम सिर्फ ये लेबल कर सकते हैं कि सेंटर है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सेंटर की क्या वैल्यूज है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ जो अभी गिवन है हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन लिखना जरूरी है। हमेशा लिखना, इस तरह से ये पार्शियल आंसर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कोई एक्सेप्शन हो जिसमें आपको सिर्फ इसी से काम चलाना हो, या हो सकता है इसके और भी पार्ट्स हों जिसके थ्रू हमें ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हों। ठीक है, खैर एनीवेज, पार्ट 2 पे चलते हैं। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल बी ऑन टू सी। बी आपका ऑब्जेक्ट है, सी आपकी इमेज है। या बी से सी पे कैसे गए, सबसे पहला सवाल, क्या शेप का साइज चेंज हुआ है। हाँ, शेप का साइज चेंज हो गया है। बी इतना बड़ा था, सी इतना छोटा सा है। इसका मतलब ये है कि ये आपको सबसे पहले तो क्या लिखोगे, इनलार्जमेंट।
इनलार्जमेंट के लिए दो चीजें चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सबसे पहले आपको चाहिए सेंटर। सेंटर के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, और कंस्ट्रक्शन क्या है, कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दोगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट एक मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, और एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट मैं इसको ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं, यार एक तो ये ना आईपैड हैंग होना बहुत लगी है। एनीवेज, ये जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रही है ये आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 1। तो इनलार्जमेंट है। अच्छा यार, इसमें जगह थोड़ी कम है तो मैं नीचे लिख करवा रहा हूँ इसको। पार्ट 2 में हम सबसे पहले लिखेंगे इनलार्जमेंट, फिर कॉमा, सेंटर था -2, 1। अच्छा, इनलार्जमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए दो चीजें चाहिए, सबसे पहले सेंटर और फिर उसका स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर यार अब देखो, तुम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। हमने देखो पीछे तीन फॉर्मूलाज की बात की थी। एक तो आप लेंथ देख लो किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट की, या आप एरिया देख लो, या आप डिस्टेंस देख लो। दोनों तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मुझे जो आसान लग रहा है वो लेंथ का लग रहा है, सॉरी डिस्टेंस का लग रहा है। जैसे ये सेंटर है, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट और ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, यहाँ से ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कितना दूर है। ऑब्जेक्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस, और इमेज का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट 1 और 2। तो बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे 2/4। तो स्केल फैक्टर जो है हमारा वो है 2/4, लेकिन हम यहाँ पे अनसिम्प्लीफाइड आंसर कभी नहीं लिखते। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2। और फिर लास्ट चीज, यार आपका इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में आपका सेंटर लाई कर रहा है ना, तो ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, इस चीज का हमेशा ख्याल रखना। और ये पार्ट 2 खत्म हो गया। पार्ट 3 पे आ जाओ। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट ट्राइंगल सी ऑन टू ट्राइंगल डी। ट्राइंगल सी से ट्राइंगल डी पे कैसे जा रहे हो। तो ट्राइंगल सी ये रहा, और ट्राइंगल डी ये रहा। अब देखो सबसे पहला सवाल, शेप का साइज चेंज नहीं हुआ। शेप का साइज चेंज नहीं हुआ इसका मतलब ये इन्लार्जमेंट नहीं है। और फिर शेप एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे ड्रैग भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये ट्रांसलेशन भी नहीं है। फिर थर्ड चीज, पैर लाइंस बना के देखोगे। अब मैं ये येलो वाली लाइंस मिटा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट कि इस वजह से कि हमारे यहाँ पे खिचड़ी ना बन जाए, इस वजह से मैं मिटा रहा हूँ। तो खैर, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जरा ज्वाइन करते हैं। ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। देखो यहाँ पे दो लाइन बनाने में यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन तो नहीं है, ये रोटेशन का सवाल है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इसको डिस्क्राइब करने के लिए पार्ट 3 में, ये आपकी क्या है, ये आपकी रोटेशन है। फिर क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। अब सेंटर के लिए या कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लो। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2, 1 और -1, 3। तो 2, 1 और -1, 3। सबसे पहले यार पॉइंट्स लिख के ये चेक करोगे कि क्या यहाँ पे आपकी जगहें चेंज हुई हैं। तो यार यहाँ पे जगहें चेंज नहीं हुई हैं, यानी 90 डिग्री वाली कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है। और फिर यार जब जगहें चेंज नहीं हो रही तो फिर साइन चेक कर लो, क्या यहाँ पे साइन चेंज हुए हैं नंबर्स के। तो यार यहाँ तो नंबर्स ही डिफरेंट है, तो साइन तो दूर की बात है ना। यानी यहाँ पे आपका सेंटर ओरिजिन नहीं है, यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट का काम नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट करेंगे। ये जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिए ना, ये इस पे हमने बनानी है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों पॉइंट्स के लिए। और जहां पे वो इंटरसेक्ट हो रही होगी ना, बेसिकली वही पॉइंट जो होगा वो आपका किसका होगा, वो आपका सेंटर होगा। तो यहाँ पे ये मैंने पहले से बनाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ना आपकी कुछ लाइन इस तरह की बन रही होगी, और ये इधर आ रही होगी, इस तरह की एक लाइन बन रही होगी। तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ना, वो इस पॉइंट पे हो रही है। तो यहाँ पे सेंटर क्या है हमारा, -1, 0। तो सबसे पहले रोटेशन का सेंटर आ गया, रोटेशन सेंटर -1, 0। और अब क्या चाहिए हमें, इसका चाहिए एंगल। एंगल के लिए क्या करते हैं, या जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है ना, उनको कनेक्ट कर दो। किससे, उनको कनेक्ट कर दोगे हमारे सेंटर से। तो ये इधर आ गया, ठीक है, और ये इधर आ गया, कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ मुझे बताओ कि जब इसको प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो ये 100% 90 डिग्री आ रहा होगा, मेजर करके भी देख लेना।
ठीक है, तो हमारे पास एंगल भी आ गया, सेंटर भी आ गया। एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब डिसाइड करना है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यार हमारी ये लाइन थी, इस लाइन से हम इधर जा रहे हैं। अच्छा एक मिनट में देख लूं कि सी से डी पे जा रहे थे ना, हाँ। तो सी की लाइन ये वाली थी, डी की लाइन ये वाली थी। हम इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो जब भी आपका एरो लेफ्ट फेस कर रहा हो ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर आएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है यार, ये यार देखो अपना आ, ये सेंटर जो निकाला है, ये अभी मैंने कोई वर्किंग नहीं की है। ये असल में आपको कंपास और उसके थ्रू करनी है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होता है बेसिकली कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का। तो इसका ना सेंटर जब बनाओगे तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके इस तरह के कुछ बन रहे होंगे। तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होते हैं वो वाले लिखते हैं। ये मैं आईपैड पे नहीं करवा सकता, इस वजह से मैंने पॉइंट पहले से लिखे हुए हैं। ठीक है, ये काम तुम कॉपी पे करोगे अपनी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। और यार पीछे वाला क्वेश्चन जो था इनलार्जमेंट वाला, इसका स्केल फैक्टर -2 नहीं होगा, क्योंकि देखो बी से आप सी पे जा रहे हो ना। बी आपका बड़ा शेप है, सी आपका छोटा शेप है। बड़े शेप से जब भी छोटे शेप की तरफ जाते हो ना, तो आपका आंसर -1 और 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है, -1/2, इसका मतलब है -0.5। तो ये इस वजह से। और फॉर्मूला क्या होता है यार हमारा, हम इमेज का जो आपका डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे इमेज ये थी, तो इसका कितना डिस्टेंस है, एक और दो बॉक्सेस, और ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है, चार बॉक्सेस का। तो बेसिकली जब 2/4 करोगी तो आंसर 1/2 ही आ रहा होगा, इस वजह से। ठीक है, तो ये चीज थी। और इसका एक आखिरी पार्ट है, और वो कह रहा है राइट डाउन द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ट्राइंगल सी ऑन टू ट्राइंगल ए। ये वाला पार्ट हम लोग बाद में करेंगे जब से ओ लेवल्स वाले बच्चे होंगे। ठीक है, अब तक दो सवाल ऐसे आ गए हैं जो कि मैट्रिक्स के। और आपने वो कल देखने हैं, या प्रोबेबली कल अगर ना हो पाया तो फिर परसों देखने हैं। हाउ डू यू नो व्हेन टू कंस्ट्रक्ट। यार सिंपल कंस्ट्रक्ट जब करोगी जब आपके शॉर्टकट्स फेल हो जाएंगे। और शॉर्टकट्स फेल कब होते हैं, जब अगर तुम यहाँ पे नोट करो कि आपके नंबर स्वाइप नहीं हुए। अगर नंबर स्वाइप हुए तो या तो फिर एक्स का साइन चेंज होगा या फिर वाई का साइन चेंज होगा। ठीक है, और अगर नंबर स्वाइप नहीं हुए हुए, तो फिर दूसरा शॉर्टकट क्या होता है रोटेशन में, कि हमारे ये साइन फ्लिप हुए होते हैं। अगर 2,1 था तो दूसरा -2,-1 होना चाहिए था। अगर ये सब फेल हो जाए ना, तो फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। और अगर ये नहीं है तो फिर हम अपने शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। आगे चलते हैं। और ये आसान सा क्वेश्चन है, बड़े मजे का है। जरा देखते हैं इसको। The diagram shows triangle P. The triangle Q has vertices, ये vertices दिए हुए। Describe fully the single transformation that maps triangle P onto triangle Q. उसने हमें triangle P बना के, और ट्राइंगल क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ट्राइंगल क्यू यानी हमने बनाना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जरा बनाते हैं। -2,4, -2,4 आपका इधर आएगा। ठीक है, ये -2 है, ये 4 है, ये -2,4 आ गया। फिर 6,0, 6,0 आपका इधर आएगा। ठीक है, और 6,4 आपका इधर आएगा। तीनों पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दो, तो ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा होगा। सबसे पहले प्लॉट कर लिए। अब यार देखो, सबसे पहले सवाल हम क्या पूछते हैं अपने, कि क्या शेप का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो हाँ यार, यहाँ पे शेप का साइज इंक्रीज हो रहा है। शेप का साइज जब भी इंक्रीज हो तो क्या होती है, इनलार्जमेंट होती है। इनलार्जमेंट लिख दिया। अब इनलार्जमेंट के बाद हमें चाहिए होता है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट कैसे देखते हैं, या कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो। ये पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये वाला है, तो इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, और ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये होगा। तो अगेन हमारा एक लाइन इस तरह की बनेगी। और इस वाले कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट की लेंथ बेसिकली यही होगी। तो यानी असल में ना, एक शॉर्टकट बता देता हूँ तुम लोगों को। जब भी एक पॉइंट ऐसा हो जो कि आपका ऑब्जेक्ट का भी हो, जो कि आपका इमेज का भी हो। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब भी एक पॉइंट ऐसा आ रहा हो जो कि सेम ऑब्जेक्ट में भी है, जो कि सेम इमेज में भी है, वही आपका सेंटर होता है। यानी ये वाला पॉइंट जो है ना आपका, ये आपका सेंटर का पॉइंट है। और इसकी मैं एग्जांपल जरा एक और तरीके से दे देता हूँ। पीछे आओ जरा, अभी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, और वो ये रहा। ये देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट का पॉइंट था और यही हमारा इमेज का पॉइंट था, तो हमारा सेंटर यही था। तो ये रट्टा मान लो इसका। जब भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी हो, इमेज का भी हो, वही पॉइंट आपका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट होता है। तो यहाँ पे सेंटर क्या है, -2,4, तो इनलार्जमेंट हो रही है। सेंटर क्या है जी, सेंटर है आपका -2,4। और स्केल फैक्टर के लिए यार अब तुम लोग देख लो कि आपका ऑब्जेक्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है, ये कितना है, 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस।
ये ऑब्जेक्ट के 4 बॉक्सेस थे, और इस पॉइंट से इमेज के बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इमेज के 8 बॉक्सेस हैं, ऑब्जेक्ट के 4 बॉक्सेस हैं। फॉर्मूला होता है हमारा इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो 8 डिवाइड बाय 4 का आंसर क्या आएगा, 2। तो बेसिकली यहाँ पे स्केल फैक्टर जो है हमारा, स्केल फैक्टर हमारा आएगा 2। और क्योंकि हमारा सेंटर एक जगह पे है और ऑब्जेक्ट इमेज एक जगह पे है, तो ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। ये 3 मार्क का था यार। देखो अगर तुम लोग को ये चीजें याद हो तो 3 से 4 मार्क तुम लोग के कहीं पे भी नहीं गए। लेकिन अगर तुम लोग रट्टे ही नहीं मार के जा रहे या कंस्ट्रक्शन ही तुम लोग को नहीं आती, तो मार्क्स खोने के बराबर होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। शुरू के क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आसान रखे थे ताकि तुम लोग का थोड़ा कॉन्सेप्ट बैठ जाए। और अब जरा क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। और यहाँ पे कह रहा है द ग्रिड शोज ट्राइंगल ए एंड लाइन एल। एक ट्राइंगल दिया हुआ है और लाइन एल है। द ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल बी बाय अ रिफ्लेक्शन इन लाइन एल। लाइन एल दी हुई है और हमने ट्राइंगल बी बना है। तो देखो, दो तरीके हैं इसके, और एक तरीका तो कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का तरीका क्या होता है, मैं अभी छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आप इधर रखोगे, किसी भी एक पॉइंट पे रखो, और अपने कंपास को इतना खोलो कि जब इस पॉइंट से आप एक आर्क बनाओ तो वो 2 पॉइंट्स पे टच करे, इस तरीके से। और फिर कंपास की मेक श्योर के लेंथ चेंज ना हो। फिर एक पॉइंट पे रखोगे, एक आर्क इधर बनाओगे, एक आर्क इधर बनाओगे, बेसिकली जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होगे ना, वो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। ये लंबी है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट तरीका क्या है यार, कभी भी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दी हुई हो ना, बॉक्सेस काउंट कर लो। एक डायगोनल और हाफ डायगोनल, ये हाफ डायगोनल है और ये एक डायगोनल है। तो यहाँ से हाफ डायगोनल ये आएगा और एक डायगोनल ये आएगा, यानी ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट आपका कॉरेस्पॉन्डिंग है इस पॉइंट का। ठीक है, फिर इस पॉइंट की देख लेते हैं। वन डायगोनल, टू डायगोनल। टू डायगोनल दूर है ये हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो इधर भी टू डायगोनल दूर होगा। वन डायगोनल एंड टू डायगोनल, यानी ये आपका 7 पे बन रहा होगा। ये बहुत आसान तरीका है अगर तुम लोग को समझ आ जाए तो, नहीं तो फिर कंस्ट्रक्शन वाला काम करना। फिर ये वाला पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कितना दूर है, वन डायगोनल, फिर टू डायगोनल एंड हाफ डायगोनल। टू एंड हाफ डायगोनल दूर है, तो हाफ डायगोनल, फिर वन डायगोनल एंड टू डायगोनल, यानी आपका पॉइंट इधर बन रहा होगा। इन तीनों को कनेक्ट कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारी कंस्ट्रक्शन होती है, और ये शेप है हमारा बी का। पहला पार्ट हो गया। कितने मार्क का था, 2 मार्क का। 2 मार्क के लिए चाहो तो कंस्ट्रक्शन कर लो, 2 मार्क के लिए चाहो तो ये शॉर्टकट लगा लो, अगर तो इसमें पक्के हो। ठीक है, पार्ट 2 में क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन ट्राइंगल सी बाय अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, सेंटर 0,3। देखो कभी भी सेंटर ओरिजिन ना होना, तो समझ जाओ कि अब तुम्हारी लंबी होने वाली है। भले वो आपका इन्लार्जमेंट का सवाल हो, भले वो आपका रोटेशन का सवाल हो। अगर रोटेशन का है तो क्या करते हैं यार, हमने ट्राइंगल ए का कोई भी एक या दो पॉइंट ले लेना है। अभी क्योंकि हम समझने के फेज में हैं, तो मैं ट्राइंगल ए के तीनों कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ। और ट्राइंगल ए के तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक कोऑर्डिनेट है 3,1, ठीक है। फिर एक कोऑर्डिनेट है 3,3, और एक कोऑर्डिनेट है, या मैं एक मिनट से लेबलिंग कर दूं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो एक कोऑर्डिनेट है 4,3। ठीक है, 3 पॉइंट्स ले लिए, ये हमारे ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स हैं। अब वो कह रहा है कि ट्राइंगल ए को आपने मैप करना है ट्राइंगल सी पे बाय अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। अभी ये चीज हमारी काम की नहीं है। सबसे पहले हम सेंटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो मेथड याद कर लो, सब्ट्रैक्ट, शॉर्टकट, ऐड। SSA मेथड बोल लो इसको, ताकि तुम्हें याद करने में आसानी हो। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर शॉर्टकट लगाते हैं, फिर ऐड करते हैं। ये SSA मेथड कब लगाना है, जब आपका सेंटर ओरिजिन या सेंटर आपका 0,0 ना हो। तो 0,3 हमने इन तीनों पॉइंट्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। 0,3 इधर से भी सब्ट्रैक्ट होगा, 0,3 इधर से भी सब्ट्रैक्ट होगा, और 0,3 इधर से भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 - 0 ये आपका 3 ही होता है, 1 - 3 ये आपका -2 होता है। फिर 3 - 0 ये आपका 3 ही होता है, और 3 - 3 ये आपका 0 होता है। और फिर 4 - 0 ये आपका 4 होता है, और 3 - 3 ये आपका 0 होता है। हमने SSA में से S का काम कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब शॉर्टकट लगाना है। शॉर्टकट किसका है, देखो, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री।
क्लॉक वाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री का शॉर्टकट क्या होता था, इस पे जरा पेज पे चले जाते हैं, क्योंकि अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे अभी तक याद नहीं है, लेकिन खैर है, होता है। तो ये आपका क्लॉक वाइज रोटेशन थी 90 डिग्री की। इसमें क्या करते हैं, स्वैप प्लेसेस एंड फ्लिप द वाई साइन, जगहें चेंज करेंगे एक्स और वाई की, और फिर जो वाई का नया कोऑर्डिनेट आएगा उसका साइन फ्लिप कर देंगे। स्वैप प्लेसेस फ्लिप वाई साइन, स्वैप प्लेसेस फ्लिप वाई साइन। तो चलो इसको करते हैं, स्वैप प्लेसेस एंड फ्लिप वाई साइन। जगहें चेंज करनी है, तो जगहें चेंज करने पे होगा -2 एंड 3, ये होगा 0,3 एंड ये होगा 0,4। स्वैप प्लेसेस हो गया, फ्लिप वाई साइन, ये +3 -3 हो जाएगा, ये +3 -3 हो जाएगा, और ये +4 -4 हो जाएगा। हमने एस एस ए में से दो काम कर लिए, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट किया, फिर शॉर्टकट लगाया, अब क्या करना है, ऐड करना है। सेंटर क्या था हमारा, सेंटर था 0,3, इन सब में प्लस कर दोगे वापस 0,3 को। ठीक है, तो -2 + 0, ये -2 ही रहेगा, -3 + 3, ये आपका 0 हो जाएगा, फिर 0 + 0, ये 0 ही रहेगा, -3 + 3, ये भी आपका 0 ही रहेगा, और फिर 0 + 0, 0 + 0 0 ही रहेगा, और -4 + 3, ये आपका -1 हो जाएगा। तीनों पॉइंट्स आ गए, बस ये काम करना था SSA के मेथड के थ्रू। तीनों पॉइंट्स आए हैं। अब -2, 0, -2, 0 इधर आएगा, ठीक है, 0,0 इधर आएगा, और 0, -1 इधर आएगा। ये वाला जो ट्राइंगल है ना आपका, ये वाला ट्राइंगल आपका ट्राइंगल सी का है। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड पार्ट की पूरी वर्किंग। देखो है तो ये 2 मार्क पे, ठीक है, लेकिन 2 मार्क यार ये ऐसे हैं, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये इनको लूज नहीं करना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा चैप्टर है, मेजॉरिटी दफा ना बहुत आसान आता है, और अगर तुम इसमें मार्क्स लूज कर रहे हो ना, तो तुम्हारा A स्टार से समझो दूर जाते जा रहे हो। तो भले लंबी कर लो, लेकिन पक्की वाली वर्किंग करके आनी है, ठीक है, जैसे अभी हमने की है, ये 1 2 3 4 5 6 लाइन, 2 मार्क के लिए 6 लाइन की वर्किंग की है, सिर्फ इस वजह से कि मार्क हमें पक्के पक्के मिले। एनीवेज, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जी, ट्राइंगल सी इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल डी बाय अ रिफ्लेक्शन इन लाइन एल। ओके, सबसे पहले काम करते हैं, आगे का कुछ भी पढ़े पहले ये जो एग्जामिनर बोल रहे हैं ये काम कर लेते हैं। ट्राइंगल सी को ट्राइंगल डी में रिफ्लेक्ट करना है लाइन एल के थ्रू। ठीक है, एक काम करते हैं, ये लाइन एल थी, और हमने डायगनल काउंट कर लेना है बेसिकली। ये वाला पॉइंट हाफ डायगनल दूर है, तो ये इधर हाफ डायगनल पहुंचेंगे तो इधर पहुंच जाओगे। फिर ये वाला पॉइंट 1 डायगनल एंड हाफ डायगनल, 1 एंड हाफ डायगनल दूर है, तो हाफ डायगनल इधर आया और 1 डायगनल इधर आया, तो ये कुछ इस तरह आ रहा होगा। और फिर ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली 1 डायगनल दूर है, तो 1 डायगनल इधर आ जाओ, तो इधर पहुंच जाओगे। ठीक है, डायगनल से देखो कितना आसान काम हो रहा है, इंस्टेड के अभी तुम कंस्ट्रक्शन करते लंबी होती, फायदा नहीं है। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल डी आ गया। लेकिन एग्जामिनर ने ये नहीं बोला था कि ट्राइंगल डी बनाना, वो क्या कह रहा था, डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल बी ऑन ट्राइंगल डी। ट्राइंगल बी से आप डी पे कैसे जा रहे हो, 4 सवाल पूछेंगे अपने आप से। पहला सवाल, क्या शेप का साइज चेंज हुआ है, शेप का साइज चेंज नहीं हुआ, ये इनलार्जमेंट नहीं है। दूसरा सवाल, क्या शेप एक जगह से उठ के दूसरी जगह गया है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तीसरा सवाल नहीं, तीसरा काम करना होता है, पैरेलल लाइन बनाओ। पैरेलल लाइन ऐसे बनाओ कि कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हो। तो सबसे पहले ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, ठीक है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है। देखो दो ही लाइन बनाने में हमारी ये इंटरसेक्शन हो रही है, इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि जब भी आपकी लाइन इंटरसेक्ट हो जाती है इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी रोटेशन है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेंगे, कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट को लेंगे, और उसका क्या करेंगे, उसका हम शॉर्टकट लगाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट कौन सा लें, हम्म, ये ले लेते हैं। ओहो वो मिट क्यों गया, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट, तो ये है आपका -3,3, और ये वाला पॉइंट है आपका 0,6। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं। अब देखो जब भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिख लेते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे जगहें चेंज हुई हैं, तो यहाँ पे जगहें चेंज नहीं हुई हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री की कोई भी रोटेशन नहीं होगी।
दूसरी चीज क्या देखते हैं, क्या हमारे नंबर के साइन तो फ्लिप नहीं हो गए, यानी अगर इधर -3 और 3 था तो दूसरी जगह पे 3, -3 तो नहीं हो गया, तो ऐसा भी नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे सारे शॉर्टकट फेल हो गए। इसका मतलब है कि अब एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे कैसे, यार दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लोगे। ठीक है, लेट से ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, और इसकी कंस्ट्रक्शन करोगे कैसे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, फिर ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट और ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, और जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो पॉइंट आपका क्या होता है, वो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। अच्छा, मुझसे गलती यहाँ पे ये होगी कि मैं सेंटर ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट यहाँ पे मार्क करना भूल गया। ठीक है, तो अब वो तुम लोग कर लेना हिसाब से, ताकि तुम लोग को इसका एग्जैक्ट आंसर पता चल जाए। लेकिन खैर, इसको हम किस तरह लिखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं कि रोटेशन है, उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हैं रोटेशन का सेंटर। अब सेंटर जो भी आ रहा होगा वो एक्स कॉमा वाई की टर्म्स में आ रहा होगा, वो अभी मैंने मार्क नहीं किया तो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता। फिर आप लिखते हो अपना क्या, अपना आप लिखते हो एंगल। एंगल दिखाने के लिए हमें सेंटर पता होना चाहिए था। ठीक है, तो सेंटर यहाँ पे हमें पता नहीं है, लेकिन आई थिंक 90 डिग्री की मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे तुम लोग जो भी करोगे ये करोगे कि लेट्स से सेंटर आपका ये आ रहा है। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही मैंने बनाया है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो हैं आपके, उन्हें सेंटर तक लेके जाओगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट एक ये वाला है, इसको यहाँ ले गए, और एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये वाला है, इसको यहाँ ले गए। तो मेजर करोगे ना, तो हो सकता है ये 90 डिग्री आ रहा हो, और हो सकता है ये 90 डिग्री ना आ रहा हो, ये आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से पता चलेगा। जो भी एंगल आ रहा होगा वो यहाँ पे लिख दोगे। तो इसको मैं लिख के कॉमा करके कर रहा हूँ एंगल, और फिर लिखते हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो वही वाले एग्जांपल देख लेते हैं, लेट से हमारा ये वाला सेंटर है, और ये हमने लाइंस बनाई है कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की सेंटर तक। तो यार ये वाली लाइन बी से डी पे जाना था ना, बी हमारा ऑब्जेक्ट था, डी हमारी इमेज थी, आप यूं जा रहे हो। तो जब भी लेफ्ट की तरफ एरो की मूव डाउन फेस कर रही होती है ना, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से काम करना है। ठीक है, बस एक अगर हमारे पास, मैं पहले से मार्क कर लेता सेंटर, तो हम इनकी वैल्यूज लिख देते एक्स कॉमा वाई और एंगल की, लेकिन मैं भूल गया। तो ये काम अब तुम लोगों ने करना है, इसके 3 मार्क के वो पूरे मिल जाएंगे तुम लोग। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है द डायग्राम बिलो शोज द पॉइंट पी एंड ट्राइंगल्स ए बी एंड सी। एक पॉइंट पी है आपके पास और 3 ट्राइंगल्स है ए बी और सी के। पार्ट ए में कह रहा है द ट्रांसलेशन टी मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू बी। अब देखो, मैंने तुम लोगों को जैसे बताया था ऑर्डर वाला पार्ट में, जो हमने पास पेपर करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट किया था, उसमें ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन को ना एक नाम दे दिया। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसलेशन टी नाम दे दिया। ठीक है, तो ए से बी पे कैसे जा रहे हैं ट्रांसलेशन, हमने वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। तो ये ए है आपका, ये बी है आपका। इस ए से आप बी पे कैसे गए हो, हमने उसके पॉइंट्स देखने हैं वेक्टर के। तो फॉर एग्जांपल ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लेते हैं, और ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लेते हैं। तो एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, 5 बॉक्सेस राइट पे ये। ठीक है, 5 बॉक्सेस राइट का मतलब है कि आपकी एक्स की वैल्यू +5 है। और फिर यहाँ से एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स और 5 बॉक्स नीचे गया है। तो जब भी हमारी मूवमेंट नीचे की तरफ होती है तो आपकी वैल्यू नेगेटिव की होती है। ठीक है, तो असल में यहाँ पे ट्रांसलेशन टी जो है ना आपकी, ट्रांसलेशन टी है एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू -5। ये पहला काम था। ठीक है, उसने सिंपली ये बोला कि द ट्रांसलेशन टी मैप्स ट्रायंगल ए ऑन टू ट्रायंगल बी। तो हमने यहाँ पे देखा कि ट्राइंग अगर ट्रांसलेशन टी हमें मालूम करनी है तो ए से बी पे कैसे जा रहे हैं, और भी हमने इसका वेक्टर लिख लिया। फिर क्या कह रहे हैं, गिवन दैट ट्रांसलेशन ऑफ पी इज इक्वल टू क्यू। अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन की लैंग्वेज समझना जरूरी है। वो कह रहा है कि पॉइंट पी पे आपने ये टी अप्लाई करना है। तो पॉइंट पी ये था आपका। ठीक है, पॉइंट पी ये आपका इधर है, और ये आपकी टी की ट्रांसलेशन है। हमने इस पॉइंट को इस ट्रांसलेशन के हिसाब से मूव करना है। तो 5 पॉइंट्स राइट जाना है क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, और फिर उसके बाद 5 पॉइंट्स नीचे जाना है क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है। तो 5 बॉक्सेस, 1 2 3 4, बल्कि एक मिनट, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस ये आ गए, और फिर 5 बॉक्सेस नीचे, तो 1 2 3 4 एंड 5। ये वाला आपका पॉइंट है, जो कि किसका पॉइंट है, ये आपका क्यू का पॉइंट है, क्योंकि उसने बोला कि जब आप पॉइंट पी पे टी अप्लाई करोगे तो आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे।
और फिर कह रहे हैं राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। तो यार क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? क्यू के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, वेट मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो क्यू के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। देखो इस तरह का सवाल पहली दफा कर रहे हैं, तो पहली पहली दफा में हो सकता है कंफ्यूजन हो। सबसे पहले उसने ये बोला कि आपकी एक ट्रांसलेशन हो रही है जिसको उसने नाम टी दिया, ठीक है। और वो क्या है, आप ए से बी पे जा रहे हो। तो देखो यार, ए से बी पे मूव करने के लिए हमने ये देखा कि कितने पॉइंट्स राइट जा रहे हैं और कितने पॉइंट नीचे जा रहे हैं, उसके हिसाब से हमने यहाँ अपना वेक्टर लिख लिया 5 और -5 का। फिर उसने बोला गिवन दैट टी पी इज इक्वल टू क्यू। इसका क्या मतलब होता था कि ये पॉइंट पी पे हम ट्रांसलेशन टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो ये पॉइंट पी था हमारे पास ग्राफ पे बना हुआ, ये ट्रांसलेशन टी थी। हमने इसको 5 पॉइंट राइट और 5 पॉइंट डाउन मूव किया तो हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। इस तरह के और भी सवाल हो सकते हैं और देखेंगे, अभी इस तरह के और भी सवाल देखेंगे। फिलहाल अभी इसके पार्ट बी पे चलते हैं। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी। ट्राइंगल ए से ट्राइंगल सी पे कैसे जा रहे हो? तो पहले तो ये जरा क्लाउड रिमूव कर लेते हैं यहाँ से ताकि हमारा एक कचरा कम हो जाए, ठीक है। ये क्लाउड्स हटा दिए। अब देखो, ये आपका ट्राइंगल ए है, ये आपका ट्राइंगल सी है। ए हमारा ऑब्जेक्ट है, सी हमारी इमेज है। ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है यहाँ पे? सबसे पहला हम सवाल क्या पूछते हैं? सबसे पहला ये सवाल होता है कि क्या क्या ये चीज हमारी इनलार्ज हो रही है? क्या ये शेप जो है हमारा छोटा या बड़ा हो रहा है? तो शेप हमारा एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब ये इनलार्जमेंट नहीं है। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ये करते हैं हम कि क्या ये शेप एक जगह से ड्रैग होके दूसरी जगह पे आ गया? तो ये एक जगह से ड्रैग होके दूसरी जगह पे नहीं आया है। लेकिन अब क्या बचा हमारे पास ऑप्शन? अब क्या बचा, या तो ये रोटेशन होगी या ये रिफ्लेक्शन होगी। रोटेशन और रिफ्लेक्शन का फर्क कैसे मालूम करते हैं? हम यहाँ पे सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारा ये है, इसका ये है, इसको लाइन से कनेक्ट कर दिया। फिर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारा ये है, इसको लाइन से कनेक्ट कर दिया। अब तक दोनों लाइनें पैरेलल आ रही हैं। और थर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारा ये है, इसको भी हमने एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब देखो, अगर तो तुम्हें ये स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट पक्का पता नहीं होता ना, तो इसको ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इसको रोटेशन बोल रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लगी ऐसा रहा है कि जैसे आपका शेप रोटेट हुआ हुआ है, लेकिन इन रियलिटी ये रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन का क्या तरीका होता था यार? हम कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पिक करेंगे और उसको लिखेंगे। तो मैं ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पिक कर रहा हूँ, एक ये और एक ये। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 2, 5, 2, 5। और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये था, इसके कोऑर्डिनेट्स है -5, -2, -5, -2। अब देखो, मैंने तुम लोग को रोटेशन का तो बता दिया था, सारे शॉर्टकट्स का। रिफ्लेक्शन के शॉर्टकट्स को जरा रिवाइज करते हैं। रिफ्लेक्शन के शॉर्टकट्स हमारे देख लेते हैं कहाँ पे आएंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन के देखो 4 शॉर्टकट्स ही होंगे। आपने जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिखे हैं ना अपने पास, उस पे सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या आपका एक्स का साइन तो चेंज नहीं हुआ है। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेट था आपके पास 2, -4, तो वो +2 से -2 तो नहीं हो गया। अगर तो ऐसा है, अगर तो ऐसा है तो ये हमारी क्या होती है? रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस होती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं अगर एक्स साइन चेंज ना हुआ है तो वाई साइन तो चेंज नहीं हो गया। ये -4 से +4 तक हो गया। अगर तो आपका वाई का साइन चेंज होता है तो हम क्या कहते हैं? ये आपकी रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस में। अच्छा देखो क्या बोला, सबसे पहले हमने ये चेक करना है एक्स का साइन तो चेंज नहीं हुआ, सारे नंबर सेम है, सिर्फ एक्स का साइन चेंज हुआ। अगर तो ऐसा होता है तो हम बोलते हैं ये वाई एक्सिस की रिफ्लेक्शन है। अगर वाई का साइन फ्लिप हुआ है तो हम बोलते हैं एक्स एक्सिस की रिफ्लेक्शन है। अगर ये दोनों ठीक है, फिर हमने ये देखना है कि इनकी जगहें तो चेंज नहीं हुई है। अगर तो जगहें चेंज हुई हैं, अगर तो खाली सिर्फ जगह चेंज हुई है, तो ये आपकी रिफ्लेक्शन होती है y इज इक्वल टू एक्स में, ठीक है। और अगर आपकी जगह भी चेंज हुई हैं और आपके दोनों साइन भी फ्लिप हो गए, तो ये आपकी रिफ्लेक्शन होती है y इज इक्वल टू -x में, ठीक है। ये चारों केस का रट्टा लगा लूं। और अब जरा अपने सवाल पे चलते हैं। सवाल था हमारा, कहाँ गया? ये रहा सवाल, ठीक है जी। सबसे पहली चीज, क्या हमारे साइन फ्लिप तो नहीं हुए? यार यहाँ पे तो साइन तो फ्लिप नहीं हुए, लेकिन हमारी जगहें चेंज हो गई हैं। यहाँ पे 2 आपका एक्स पे था, यहाँ पे 2 आपका वाई पे आ गया है।
यहाँ पे 5 आपका वाई पे था, यहाँ पे 5 आपका एक्स पे आ गया, यानी जगहें चेंज हुई हैं। अब जगहें चेंज में दो केसेस होते हैं। एक केस तो होता है कि ये आपकी रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस हो, ठीक है। और एक केस होता, सॉरी, एक केस होता है कि ये आपकी रिफ्लेक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स में हो। और एक केस होता है कि ये आपकी रिफ्लेक्शन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स में हो। माइनस एक्स का पहचान क्या है, आपके साइन भी फ्लिप, यहाँ जगहें तो चेंज हुई हैं। 2 एक्स से वाई बन गया, 5 वाई से एक्स बन गया, लेकिन इनके साइन भी चेंज हो गए। +2 और +5, -5 और -2 बन गए। तो असल में ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ये रिफ्लेक्शन है आपकी किस में, रिफ्लेक्शन है ये आपकी y इज इक्वल टू माइनस एक्स में। रिफ्लेक्शन इन लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, बस ये चीज लिखनी है। और इसके आपको 2 मार्क मिलेंगे। रिफ्लेक्शन में बस एक ही चीज से डिस्क्राइब करना होता है, और वो होती है उसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। और हम ये काम करते हैं। अब अगर तो आपका ये काम ना हो तो ठीक है, जस्ट इन केस आपका शॉर्टकट फेल हो जाता, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कंस्ट्रक्शन वाला काम करते। कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ये थे ना हमारे, कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ये थे। हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है, और फिर जो लाइन आ रही होती है उसकी इक्वेशन लिख देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा ऐसा कोई केस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और अब आगे चलते हैं। आगे हमें कह रहा है क्वेश्चन 7 में, द डायग्राम बिलो शोज 3 ट्राइंगल्स क्यू आर एंड एस। ट्राइंगल टी इज द इमेज ऑफ ट्राइंगल क्यू अंडर अ ट्रांसलेशन दिस। अच्छा, हमें ट्राइंगल टी बना के दिया हुआ है क्या? नहीं, हमें ट्राइंगल क्यू बना के दिया हुआ है। अच्छा जी, ट्राइंगल क्यू आपका ऑब्जेक्ट है, और ट्राइंगल टी जो है ये आपकी इमेज है, ये हमने बनानी है। और इस ट्रांसलेशन के हिसाब से बनानी है। तो देखो, कोई भी एक पॉइंट पिक कर लो क्यू का, मैं ये वाला पिक कर रहा हूँ, और इस पॉइंट को इस ट्रांसलेशन के हिसाब से मूव कर दो। यहाँ पे -2 का क्या मतलब है? -2 का मतलब है आपने लेफ्ट मूव होना है। और यहाँ +1 का क्या मतलब है, आपने अपवर्ड्स मूव करना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट लेफ्ट जाना है और फिर एक पॉइंट ऊपर जाना है। तो क्यू का ये कोऑर्डिनेट था, पहले 2 पॉइंट लेफ्ट, तो इस पॉइंट को एक बॉक्स, 2 बॉक्स यहाँ पे मूव किया, और फिर एक बॉक्स ऊपर जाना है। तो एक बॉक्स जब यहाँ से ऊपर जाएंगे, इधर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपली देखो, एक पॉइंट को मूव कर लिया ना, बाकी के पॉइंट्स के लिए क्या करना है, ये एग्जैक्ट शेप छाप देना है। तो ये हमारा शेप कुछ इस तरह का था, मैं एक मिनट इसको कॉपी कर लूँ यहाँ पे। ये कुछ इस तरह की ट्रांसलेशन होती होगी, ठीक है। अगर चाहो तो तीनों पॉइंट्स को मूव कर लेना। मैंने सिर्फ एक पॉइंट को मूव किया, क्योंकि यार हमारा देखो शेप तो चेंज नहीं होता है ना। जैसा शेप यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही शेप यहाँ पे दिखेगा ट्रांसलेशन में। तो ये काम तुम लोग कर सकते हो, नहीं तो एक एक पॉइंट को लेके सबको मूव कर देना, लेकिन वो टाइम वेस्ट वाला थोड़ा फैक्टर आ जाएगा उसमें, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पहले पार्ट में हमें यही कह रहा था कि ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल टी। तो ये येलो से जो हमने बनाया है ये आपका ट्राइंगल टी है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे हमें कह रहा है, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल क्यू ऑन टू ट्राइंगल आर। ये आपका ट्राइंगल क्यू है, ये आपका ट्राइंगल आर है। सबसे पहले क्या शेप चेंज हुआ है? शेप चेंज नहीं हुआ है, यानी ये लार्जमेंट नहीं है। क्या क्यू को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दिया है? ये भी नहीं हुआ, यानी ये आपकी ट्रांसलेशन भी नहीं है। तीसरी चीज, अब या तो ये रोटेशन होगी या ये रिफ्लेक्शन होगी। पता कैसे चलेगा? हम यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट, ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कनेक्ट किया, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कनेक्ट किया। यहाँ पे हमारे सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को जब हम लाइन के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये सारी लाइनें आपस में क्या है, ये सारी लाइनें आपस में पैरेलल है। तो जब भी लाइन हमारी पैरेलल होती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डिस्क्राइब करने में, हम यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्शन हो रही है। अब अगेन हम यहाँ पे क्या लगेंगे, शॉर्टकट्स। तो यार शॉर्टकट के लिए हमें कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट चाहिए। तो मैं एक ये वाला पॉइंट पिक कर रहा हूँ, और एक मैं ये वाला पॉइंट पिक कर रहा हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पिक करना लाजमी है। अगर तुम लोगों ने कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट गलत पिक कर लिया ना, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट के लिए तुमने ये वाला पॉइंट पिक कर लिया, तो फिर तुम आगे कुछ भी नहीं कर सकते, 0 मार्क मिलने वाले हैं इसमें। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाले पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक कोऑर्डिनेट है आपके पास 1,2, और एक कोऑर्डिनेट है आपके पास -2, -1। देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि क्या आपका एक्स का साइन और आपका वाई का साइन तो फ्लिप नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारा x1 था, यहाँ पे तो x ही चेंज हो गया ना, तो हम x का साइन फ्लिप होता हुआ देख ही नहीं सकते। यहाँ पे y आपका 2 था, यहाँ पे तो y आपका 1 हो गया। इसका मतलब हम y का साइन भी फ्लिप होते हुए नहीं देख सकते। अब क्या बचा? जगहें तो चेंज नहीं हुई हैं, तो जगहें चेंज हुई हैं। यहाँ पे 1 x से y पे आ गया, यहाँ पे 2 y से
एक्स पे आ गया। और फिर जगहें चेंज होना से जरूरी नहीं है, अगर तो खाली जगहें चेंज हुई हैं और साइन सेम है तो ये आपकी रिफ्लेक्शन होती है y इज इक्वल टू एक्स में। और अगर जगहें चेंज होने के साथ साथ आपके साइन भी चेंज हुए तो फिर ये क्या होती है, ये आपकी रिफ्लेक्शन होती है लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स में। तो रिफ्लेक्शन इन लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये आपका इसका आंसर आएगा। और यार अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स की कौन सी लाइन होती है, तो वो इस तरह की कुछ होती है। ठीक है, ये आपकी लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स की है। और जस्ट इन केस अगर किसी को y इज इक्वल टू एक्स की लाइन में भी कंफ्यूजन है, तो वो कुछ इस तरह की दिख रही होती है। तो खैर, ये होता है। और अगर देखो तुमने अपना आंसर पक्का पक्का चेक करना हो ना, तो डायगनल जरा मेजर कर लेना। जैसे ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट था, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, तो डायगनल की लेंथ मेजर कर लो। ये एक डायगनल और हाफ डायगनल दूर है हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से। और ये वाला पॉइंट भी एक डायगनल और हाफ डायगनल दूर है, यानी दोनों इक्वल डायगनल दूर है ना। इसका मतलब हमने ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वेशन सही लिखी है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा, इसका फिर पार्ट सी है, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्रायंगल क्यू ऑन टू ट्रायंगल एस। ये ओ लेवल वालों का पार्ट है, इसको हम लोग एंड में करेंगे। आगे आ जाओ। आगे हमें सवाल पे कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे। सवाल है द ट्रायंगल शोज ट्रायंगल टी एंड बी। दो ट्रायंगल्स हैं टी और बी के। द enlargement with center 0, 0 and scale factor 2 मैच ट्रायंगल टी onto ट्रायंगल ए। देखो, अब यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल है टी, जिसको हमने करना है इनलार्ज। ठीक है। इनलार्ज में हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि सेंटर हमारा 0, 0 है। अगर तो सेंटर हमारा 0, 0 होता है ना, तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने टी के कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कर देना स्केल फैक्टर से। और अगर यहाँ पे सेंटर 0, 0 ना होता, फिर वो हम थ्री स्टेप काम करते। एस एस ए वाला, एस से सब्ट्रैक्ट, एस से शॉर्टकट, ए से ऐड। यानी पहले अपने कोऑर्डिनेट में सब्ट्रैक्ट करते सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को, फिर हम लगाते शॉर्टकट और फिर वापस आंसर में ऐड कर अपने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। लेकिन यहाँ पे हमने सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना टी के कोऑर्डिनेट्स को। तो टी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, टी के कोऑर्डिनेट्स ये वाला कोऑर्डिनेट है 5, 1, ये वाला कोऑर्डिनेट है 4, 2 और ये वाला कोऑर्डिनेट है 2, 2। ठीक है, हमने इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, बल्कि नीचे ले आते हैं ना इसको। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, इन सबको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो ये हो जाएगा 4, 4। ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो ये हो जाएगा 8, 4। और जब ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स हैं, इनको जरा प्लॉट करना शुरू करते हैं। 4, 4 इधर आएगा, 8, 4 इधर आएगा। ठीक है, और आपका 10, 2 कहाँ आ रहा है, 10, 2 इधर आ रहा है। तो इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो, ये इस तरह का आपका कुछ ट्राइंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल का क्या नाम दिया था इन्होंने, ट्राइंगल का नाम था ए। ये आपका ट्राइंगल ए बन गया। ठीक है, तो ये चीज थी। और अगर क्रॉस चेक करना हो ना कि ये डायग्राम जो बनाई है ये सही है या गलत, तो कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ना सबको कनेक्ट कर देना। जैसे ये कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट है, इसको एक्सटेंड करो। ये कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट है, इसको एक्सटेंड करो। ये कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट है, इसको एक्सटेंड करो। अगर कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट करने में आपके सारे पॉइंट उस जगह पे जमा हो रहे हैं जो कि आपका सेंटर है, जैसे यहाँ पे सेंटर क्या था हमारा 0, 0, इसका मतलब आपने ये डायग्राम को सही बनाया। ठीक है, ये खुद से चेक करने की टेक्निक्स हैं थोड़ी बहुत, जो तुम लोग को पेपर में लगा लो तो मार्क्स बच जाएंगे अगर जा भी रहोगे तो। एनीवेज, पार्ट बी पे चलते हैं। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ट्राइंगल टी ऑन टू बी। अच्छा जी, अब हमने बतानी है ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी वजह से टी जो है वो आपका बी पे जा रहा है। सबसे पहला सवाल, क्या शेप आपका बड़ा या छोटा हुआ है, तो शेप तो हमारा एग्जैक्ट सेम है, इनलार्जमेंट नहीं हो सकती। दूसरा सवाल, क्या शेप आपका एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चला गया, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे शेप का बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में जा रहा है मुंह, इधर शेप का बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो ना ये इनलार्जमेंट है, ना ये आपकी ट्रांसलेशन है। अब दो ही चीजें बचती हैं, या तो रोटेशन होगी या रिफ्लेक्शन होगी। तो इनको जरा इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट करते हैं।
वैसे देखने में तो यार सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये आपकी रोटेशन ही है, लेकिन जस्ट टू बी श्योर हम यहाँ के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। ये इस तरह से आया और ये इस तरह से आया, तो देखो ये लाइन है, कोई भी यहाँ पे पैरेलल नहीं है और ये हर जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है। इसका क्या मतलब है, ये आपकी रोटेशन है। अब रोटेशन के लिए हमें लाजमी है कि पहले तो हम क्या देखते हैं, पहले तो हम शॉर्टकट्स देखते हैं। शॉर्टकट्स अगर लग रहे हैं तो अच्छी बात है, शॉर्टकट्स अगर नहीं लगते तो फिर हम वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पूरा कंस्ट्रक्शन वाला जो काम है वो करते हैं यहाँ पे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पिक कर लेते हैं। मैं एक ये वाला पिक कर रहा हूँ, ये वाला, और एक ये वाला पिक कर रहा हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ऊपर वाले के 2,2, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2। मैं क्रॉस चेक कर लूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2। हाँ जी, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके। अब इस पे हमने देखना है कि क्या हमारा यहाँ पे कोई शॉर्टकट लग रहा है। तो शॉर्टकट हमारे क्या होते थे, उनको जरा जल्दी से एक दफा देख लेते हैं। और एक मिनट रुको बस, इसको मैं कॉपी पेस्ट मार लूँ। ये कोऑर्डिनेट्स हैं। रोटेशन के शॉर्टकट्स पे जरा जाते हैं। रोटेशन के शॉर्टकट्स क्या होते थे, ये रोटेशन के शॉर्टकट्स। देखो अगर तो आपकी 90 डिग्री क्लॉकवाइज की मूवमेंट है, अच्छा ये सब चीजें कब है, जब आपका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। तो अगर तो आपकी 90 डिग्री क्लॉकवाइज की रोटेशन है तो क्या होता था, जगहें चेंज होती थी और वाई का साइन फ्लिप हो जाता था। अगर आपकी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है तो भी जगहें चेंज होती थी और आपका एक्स का साइन फ्लिप हो जाता था। या आपकी 180 डिग्री की रोटेशन होती थी, उसमें जगहें सेम रहती थी लेकिन साइन फ्लिप हो जाया करते थे। यानी दो चीजें देखी। पहली चीज है, या तो आपकी जगह चेंज होगी या आपकी जगह चेंज नहीं होगी। अगर तो जगह चेंज हो रही है तो हमने ये देखना है कि वाई का साइन फ्लिप हो रहा है या एक्स का साइन फ्लिप हो रहा है। अगर तो वाई का साइन फ्लिप हो रहा है तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, ठीक है। और अगर एक्स का साइन फ्लिप हो रहा है तो ये आपकी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। बस ये शॉर्टकट्स को याद रखना तो काम बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ये थे हमारे कोऑर्डिनेट्स, 2,2 था। यार अगर हम इसकी सबसे पहले जगह चेंज वाली सिचुएशन देख लें तो 2,2 को जब चेंज करेंगे तो वो 2,2 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे आपका y का साइन फ्लिप हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका y का साइन फ्लिप हुआ हुआ है। तो y का साइन जब भी फ्लिप होता है तो ये हमारी कौन सी रोटेशन होती है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रोटेशन, ठीक है। यहाँ का हमें 1 मार्क मिला है। अब यहाँ पे लिखेंगे सेंटर। सेंटर कैसे पता चलेगा, यार जब भी आपका कोई भी शॉर्टकट लग रहा होगा ना तो सेंटर आपका 0,0 होगा, ठीक है। सेंटर 0,0 हो गया। उसके बाद हमारी ये क्या थी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक। तो ये चीज थी, हमें रोटेशन का 1 मार्क मिलेगा, सेंटर, एंगल और डायरेक्शन लिखने का 1 मार्क मिलेगा, तो टोटल यहाँ के 2 मार्क मिलेंगे। तो इस तरीके से करना है। शॉर्टकट अगर लग रहा हो ना तो काम बहुत आसान होता है, और ये अभी हमारा पहला ऐसा क्वेश्चन जिसमें शॉर्टकट लग रहा है। और हमने पीछे जितने भी रोटेशन के क्वेश्चन किए थे उसमें शॉर्टकट नहीं लग रहा था, तो उसमें वो कंस्ट्रक्शन वाला काम करना था। यहाँ पे शॉर्टकट लग गया तो बहुत ही आसान काम है। सिंपली आपका रोटेशन तो पक्का पक्का आएगा, सेंटर 0,0 पक्का पक्का आएगा। फिर एंगल डिसाइड कर लेना, या तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा या 180 डिग्री की रोटेशन होगी। अगर यहाँ पे वाई की जगह एक्स का साइन फ्लिप होता तो ये आपकी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की रोटेशन होती, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और इसके आगे एक और सवाल है जो कि अगेन आपका मैट्रिसेस का है, ठीक है। तो इसको भी हम ओ लेवल्स वालों के साथ बिल्कुल एंड में करेंगे। अभी ज़रा आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगले सवाल पे आ जाओ। और यहाँ अगले सवाल पे क्या कह रहा है, द डायग्राम बिलो शोज पॉइंट पी एंड ट्राइंगल्स ए बी सी। अच्छा एक डायग्राम दी हुई है जिसमें पॉइंट पी है और दो ट्राइंगल्स हैं ए बी और सी के, ठीक है। क्या कह रहा है, द रिफ्लेक्शन एम, रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। यार एक रिफ्लेक्शन है जिससे आपकी रिफ्लेक्शन के थ्रू ए जो है आपका ऑब्जेक्ट वो बी पे आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है, गिवन दैट एम पी इज इक्वल टू क्यू, यानी हमने पॉइंट पी पे एम वाली ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, और एम क्या है आपका, एम आपकी रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन की हमारी लाइन क्या है जिसकी वजह से ए आपका बी पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यार ये देखो कुछ चीजें ना दिखने में ही पता चल जाती हैं।
और पता कैसे चलती हैं, अगर तुम नोट करो तो यहाँ पे जो हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी ना, वो इधर बन रही होगी। ठीक है। अब ये पता कैसे चला यार, डायगनल्स में डायगनल्स को मेजर कर लो। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक डायगनल दूर है। ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हाफ डायगोनल दूर है। ठीक है। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट वन एंड हाफ डायगोनल दूर है ये। और ये वाला वन एंड हाफ डायगोनल दूर है ये। तो कुछ जगह जरूरी नहीं है कि आप शॉर्टकट ही लगाते हुए चलो, कुछ जगह आपका डायरेक्टली देखने से भी समझ आ जाती है। बस मेक श्योर कि जो लिख रहे हो उसके पीछे कोई बैकअप हो, आपका रीजन हो लिखने का। ऐसे ही नहीं कि तुक्के में लिख रहे हो या दिखने में लग रहा है तो लिख रहे हो, रीजन होना चाहिए। जैसे हमारा रीजन यहाँ पे क्या था, हमारे सारे डायगनल्स की लेंथ बराबर है। ये भी एक डायगनल दूर है, ये भी एक डायगनल दूर है, ये भी हाफ डायगनल दूर है, ये भी हाफ डायगनल दूर है, और ये वाला पॉइंट वन एंड हाफ डायगनल दूर है। तो ये हमारे पास सॉलिड रीजन था ये वाली लाइन लिखने का। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आगे, हमने बेसिकली ये वाली रिफ्लेक्शन की ना इक्वेशन बतानी है। ठीक है। तो गिवन दैट एम द रिफ्लेक्शन एम मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू बी, हमने पॉइंट पी पे हमने पॉइंट पी पे ये वाली लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू क्यू का कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्ट करना है। ये पॉइंट पी है और ये आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हमारा पॉइंट क्यू किधर आएगा? यार मुझे एक चीज बताओ, अगर पॉइंट पी ये है और ये कितना दूर है आपके डायगोनल से, कितना दूर है, सॉरी आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से कितना डायगोनल दूर है? एक डायगोनल दूर है, ऐसा ही है। तो यहाँ से एक डायगोनल दूर इधर होगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो है ना आपका, ये आपका पॉइंट क्यू है। कुछ चीजों में लेंदी वर्किंग करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे चाहता तो प्रॉपर तरीका लगाता कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे निकली है, और इसके लिए फिर मुझे वो पूरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला काम करके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले मैं बनाता। कैसे बनाता? ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को लेके एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता। ठीक है। फिर इस लाइन की इक्वेशन निकलती और फिर बहुत लंबी होती। लेकिन ये सवाल कितने मार्क का है? सवाल एक ही मार्क का है। तो यहाँ पे ना 100% बात है कि कोई ना कोई शॉर्टकट होगा। और शॉर्टकट क्या था यार, हमने देखो पहले तो लाइन खुद बना ली अज्यूम करके कि ये हमें दिखने में लग रही है। फिर हमने उसका सॉलिड रीजन दे दिया कि इनके सारे डायगोनल जो है ना, वो इक्वल लेंथ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और फिर पॉइंट पी अगर एक डायगोनल दूर था तो जाहिर सी बात है पॉइंट क्यू भी आपका एक डायगोनल ही दूर होगा। तो ये हमारे क्यू के पॉइंट हमने मार्क कर दिए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 6,2। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए 6,2 के। ठीक है। पार्ट बी पे आ जाओ। द रोटेशन आर मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी। चलिए, अब रोटेशन आर जो है उससे ट्राइंगल ए से सी पे जाया जा रहा है। ट्राइंगल ए ये है, ट्राइंगल सी ये है। एक चीज उसने आसान कर दी हमारे लिए कि उसने खुद बता दिया कि ट्राइंगल ए से ट्राइंगल सी पे ना रोटेशन करके जाया जा रहा है। ठीक है। अब हमने क्या बताना है यहाँ पे, फाइंड पार्ट वन में कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है। सेकंड में कह रहा है द एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। दो पार्ट्स हैं और इनको जरा भी छोड़ देते हैं हम, जैसे हमारा तरीका होता है उसको जरा लेके चलते हैं। यह कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पिक करेंगे। मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पिक कर रहा हूँ एज अ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3,4। तो 2,1 एंड -3,4। अब यार देखो हम लोग क्या देखते थे कि या तो हमारी जगहें चेंज होती हैं या हमारे साइन फ्लिप होते हैं। यहाँ तो जगह तो चेंज हुई नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आपका 2 और 1 है, यहाँ पे 3 और 4 है, जगह चेंज हुई, टोटली नए नंबर है ये। ठीक है। और फिर जब यार नंबर ही टोटली नए हैं तो इसका मतलब आपके साइन भी चेंज नहीं हो सकते ना। यानी इसका मतलब है यहाँ पे आपका शॉर्टकट नहीं लगेगा। आसान लफ्जों में आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन 0,0 नहीं है। फिर क्या करते थे, अब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की कंस्ट्रक्शन करेंगे। तरीका क्या है यार? वही तरीका है, दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पिक करेंगे। लेट से ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट और ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पिक कर लिया। इस पे हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह का बन रहा होगा। ठीक है। फिर एक और क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पिक करेंगे। लेट से ये वाला और ये वाला। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके का बन रहा होगा। ठीक है। जहां पे आपके दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो पॉइंट जहां पे आपके दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, वो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। इस केस में मैंने पहले से मार्क किया हुआ है, ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है -2,1। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इसके कोऑर्डिनेट लिख दोगे -2,0। आई थिंक मैंने पहले गलती से -2,1 बोल दिया था, लेकिन नहीं, -2,0 कोऑर्डिनेट्स है। ये वाला पॉइंट है आपका। ठीक है। एनीवेज, अब देखो जब आप सेंटर ऑफ रोटेशन बना लेते हो ना,
तो क्या करते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो इस सेंटर से। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट एक ये है और एक ये है, इसको मैं जरा लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ। एक इधर लाइन आएगी और एक इधर लाइन आएगी। इसके बीच में एंगल जब मेजर करोगे तो 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है। और ये ए जो था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। ये सी जो है ये हमारी इमेज है। तो हम लोग की जो इधर से इधर जाते हैं, यानी जब एरो की आपकी लेफ्ट को फेस कर रही हो, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल आया 90 डिग्री, और हमारे पास जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज की। ठीक है। तो ये चीज थी। देखो कोई नई चीज नहीं है, इस तरह का भी हम तीसरा या चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये मैं बार बार करवा इस वजह से रहा हूँ क्योंकि पहली दफा में ना समझ नहीं आता है किसी को। तो इस वजह से मैंने इस तरह के 3 4 क्वेश्चन कराए हैं कि ये चीज दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहले हमने जब ये आइडेंटिफाई कर लिया कि रोटेशन है, हम दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पिक करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है। दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पिक किए, और उसके बाद हमने ये देखा कि इनकी जगहें चेंज हो रही हैं। इनकी जगहें चेंज तो नहीं हो रही, लेकिन नंबर ही टोटली नए आ गए ना। जब नंबर ही टोटली नहीं आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपका यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं लगने वाला। और फिर हम क्या काम करते हैं, हम वो पूरा कंस्ट्रक्शन वाला काम करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वगैरह पूरा बना के जब देखेंगे, तो वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो, ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। फिर हम कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को अपने सेंटर से कनेक्ट करते हैं। कोई भी एक कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट पिक करेंगे, उसको सेंटर से कनेक्ट करेंगे। एंगल देखोगे तो 90 डिग्री बन रहा हो। तो यहाँ सबसे पहले सेंटर ऑफ रोटेशन आया, फिर एंगल ऑफ रोटेशन आया, और फिर डायरेक्शन के लिए हम ये देखते हैं कि ये आपकी ऑब्जेक्ट की लाइन है, ये आपकी इमेज की लाइन है। तो यहाँ से यहाँ कैसे जाओगे, यहाँ से यहाँ जो हमारी मूवमेंट होगी वो हमारी लेफ्ट हो रही है, यानी आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो ना। तो राइट टू लेफ्ट जब भी मूवमेंट होती है, तो ये आपका क्या होता है, राइट टू लेफ्ट मूवमेंट में आपका एंटी क्लॉकवाइज का काम होता है। ठीक है। तो ये चीज़ थी। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अच्छा आगे यार मैट्रिक्स का सवाल है, और अगेन ये वाला पूरा काम हम लोग ओ लेवल्स के काम के साथ करेंगे। तो अभी इसको स्किप मारते हैं और आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी, आई थिंक आखिरी के 2 3 क्वेश्चन रहते हैं। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है, द डायग्राम शोज ट्राइंगल ए एंड बी। दो ट्राइंगल्स हैं। द ट्रांसलेशन दिस मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू सी। ट्राइंगल ए को हमने ट्रांसलेट करना है इन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, और ट्राइंगल सी बनाना है। तो -3 का मतलब है ये हमारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, और नेगेटिव का मतलब होता है कि हम लोग लेफ्ट मूव करेंगे। और +2 का मतलब होता है कि ये हमारी वर्टिकल मूवमेंट है, और हम लोग यहाँ पे अपवर्ड्स की तरफ मूव करेंगे। तो 3 पॉइंट लेफ्ट जाके 2 पॉइंट ऊपर जाना है। ठीक है। तो ए का ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट लेफ्ट मूव किए, और 2 पॉइंट ऊपर का मतलब है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट ऊपर आ जाएंगे। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना आपका, ये इधर ट्रांसलेट होगा। और फिर अगर चाहो तो सारे पॉइंट्स के लिए यही काम कर लो। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और फिर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट ऊपर, तो इधर पहुंच जाओगे। और फिर इस कोऑर्डिनेट के लिए भी यही काम करोगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट ऊपर, तो इधर पहुंच जाओगे। ये आपका ट्रांसलेट हो गया पूरा। ये ट्राइंगल सी था। ठीक है, पहला पार्ट आसान था यहाँ पे। और सेकंड पार्ट में कह रहा है द रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सेंटर 2,0 मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल डी। ऑन द डायग्राम ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल डी। भले रोटेशन हो भले इन्लार्जमेंट हो, अगर तो आपका सेंटर 0,0 नहीं है, तो इसका मतलब काफी लंबी हमने करनी पड़ती है। बेसिकली यहाँ पे SSA वाला काम करना पड़ता है। सबसे पहले हम तीनों पॉइंट्स लिखेंगे अपने ऑब्जेक्ट के। तो ए को रिफ्लेक्ट करना है ना, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ए के कोऑर्डिनेट एक है 2,1, एक है आपका 4,1, और एक है आपका 4,2। ये तीनों ऑब्जेक्ट के पॉइंट आ गए। इसको नीचे लिखते हैं, 2,1, 4,1 और 4,2। ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स पे अब क्या करना है, देखो 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले जो ये आपका सेंटर गिवन है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है इन सारे पॉइंट से। तो माइनस करते हैं इसमें से, -2,0, -2,0, -2,0। तो 2 - 2 ये आपका 0 हो जाएगा। 1 - 0 ये आपका 1 ही रहेगा। फिर इधर आ जाओ, 4 - 2 ये आपका 2 हो जाएगा। 1 - 0 आपका 1 ही रहेगा। फिर इधर 4 - 2 ये आपका 2 हो जाएगा, और 2 - 0 आपका
जीरो हो जाएगा। तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखो, तीन कोऑर्डिनेट्स के बाद क्या करते हैं, हम अपना शॉर्टकट लगाते हैं। शॉर्टकट क्या कह रहे हैं, रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। या 90 डिग्री क्लॉकवाइज की जब भी रोटेशन होती है, सबसे पहले हम इनकी जगह चेंज करते हैं और फिर वाई का साइन फ्लिप करते हैं। तो पहले इनकी जगह जब चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 1,0, ये बन जाएगा 1,2 और ये बन जाएगा 0,2। जगहें चेंज कर ली और फिर इनके y के साइन फ्लिप करो। तो देखो, जीरो का तो साइन हम फ्लिप कर नहीं सकते क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ये +2 आपका -2 बन जाएगा, ये +2 आपका -2 बन जाएगा। सेकंड काम हो गया। एस एस ए में से हमने सबसे पहले सब्ट्रैक्ट किया, फिर एस का मतलब है शॉर्टकट अप्लाई किया, और अब ए से क्या मतलब है, हमने अपने सेंटर को वापस ऐड कर देना। तो +2,0 +2,0 +2,0। तो 1 + 2 ये आपका 3 होता है, 3,0। ओहो, एक मिनट। अच्छा जी, 2 + 1 ये आपका 3 हो जाएगा, -2 + 0 आपका -2 ही रहेगा। और इधर की अगर बात करें तो जीरो पे 0 + 2 ये आपका 2 हो जाएगा, और -2 ये आपका -2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमने सिंपली देखो तीन से काम कर लेते हैं ना, फिर हमने ये वाले पॉइंट्स को सिर्फ और सिर्फ प्लॉट कर देना है अपने ग्राफ पे। तो सबसे पहला पॉइंट है 3, तो 3,0 आपका इधर आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा कोऑर्डिनेट है 3, -2, तो 3, -2 इधर आएगा। फिर 2, ये आपका 2, इधर आएगा। ठीक है, तीनों पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब सिंपली यहाँ पे तीनों पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देना है। तो ये आपका कुछ इस तरीके का बन रहा है। एक मिनट रुको। इस तरीके का। ठीक है, और ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल डी है। ये हो गया। आगे चलते हैं। पार्ट सी में कह रहा है, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ट्रायंगल ए ऑन ट्रायंगल बी। ट्राइंगल ए से ट्राइंगल बी पे कैसे जा रहा है यार, यहाँ पे enlargement नहीं हो रही है, आपका शेप ड्रैग नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आपके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करो तो ये आपकी पैरेलल लाइंस बन रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी रिफ्लेक्शन है। और रिफ्लेक्शन की लाइन कैसे ढूंढते हैं, दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लो, इनके बॉक्सेस काउंट करो। एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, पांच बॉक्स, छह बॉक्स। 6 को डिवाइड बाय 2 करोगे, 6 डिवाइड बाय 2 का आंसर क्या आएगा, 3। अब यहाँ इस पॉइंट से 3 बॉक्सेस आगे जाओ, यानी इधर, और इस पॉइंट से 3 बॉक्सेस इधर आओ, यानी इधर। तो ये जहाँ पे दोनों बॉक्सेस आपके आ रहे हैं ना, ये आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती है। और यहाँ पे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपकी किस पे आ रही है, x = 1 पे। कभी भी वर्टिकल लाइन होती है ना, तो वो x की होती है क्योंकि ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही होती है। और अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती तो वो y की टर्म्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 से टच करती हुई जा रही होती तो उसकी इक्वेशन हो जाती y = 2। यहाँ पे वर्टिकल लाइन है जो कि x को 1 पे टच करती हुई जा रही है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x = 1। तो रिफ्लेक्शन बड़ा आसान सा काम है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन इन लाइन x = 1। दैट्स इट। ये हमारे यहाँ पे 2 मार्क का काम खत्म। आखिरी वाले सवाल पे चलते हैं, और बस ये फिर आखिरी सवाल है, इसके बाद ओ लेवल्स वालों का काम है। द डायग्राम शोज द ट्राइंगल पी एंड क्यू। दो ट्राइंगल्स हैं, और यार ये दिखने में पता चल रहा है कि एक ट्राइंगल जो है वो छोटा है और दूसरा ट्राइंगल जो है बड़ा है, यानी इलार्जमेंट का काम हो रहा होगा। इलार्जमेंट ई मैप्स ट्राइंगल पी ऑन ट्राइंगल क्यू। पी आपका ऑब्जेक्ट है, क्यू आपकी इमेज। फॉर दिस enlargement राइट डाउन द स्केल फैक्टर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ enlargement। ठीक है, दोनों सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले सेंटर ढूंढ लेते हैं। सेंटर ढूंढने का बड़ा आसान सा तरीका होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को सबको कनेक्ट कर दोगे एक लाइन के थ्रू। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है आपका। ठीक है, एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है आपका। वैसे दो लाइन बनाने से काम चल जाता है, लेकिन जस्ट टू बी श्योर आपको तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होती हैं, ये आपका क्या है, ये आपका सेंटर है। तो यहाँ पे सेंटर क्या है, सेंटर है हमारा 1,2 का। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ enlargement। ये आपके 1,2 का। ठीक है, और फिर पार्ट यहाँ पे ए में कह रहा है, राइट डाउन द स्केल फैक्टर। अब यार स्केल फैक्टर का बड़ा आसान सा काम है। सिंपली कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो तो अपने सेंटर से ना,
तो मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पिक कर रहा हूँ। ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है। तो ये जो पी है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्यू इमेज है। सबसे पहले हम इमेज का डिस्टेंस देख लेते हैं कि सेंटर से कितना है। तो एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स। चार बॉक्सेस दूर है, ठीक है, इमेज। और आपका ऑब्जेक्ट कितना दूर है? एक बॉक्स और दो बॉक्स। तो इमेज चार बॉक्सेस दूर है, ऑब्जेक्ट दो बॉक्स से दूर है। फॉर्मूला हमारे स्केल फैक्टर का होता है इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट। इमेज थी 4, ऑब्जेक्ट था 2, इसका आंसर आएगा 2। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, जब भी आपकी इमेज और आपका ऑब्जेक्ट, मैंने उल्टा बोल दिया, जब भी आपका ऑब्जेक्ट और जब भी आपकी इमेज के बीच में सेंटर लाई कर रहा हो, तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। तो इसका आंसर -2 आएगा। ठीक है। तो ये चीज थी यार। यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया। ठीक है, जितने भी पास से कोई मुझे लगा कि जरूरी है तुम लोग का कॉन्सेप्ट वगैरह बिठाने के लिए, वो तुम लोग को करा दिए हैं। अब बाकी तुम लोग खुद प्रैक्टिस करो। और अब आगे हमने करने हैं मैट्रिसेस के क्वेश्चंस। ठीक है। वो सिर्फ ओ लेवल्स वालों के, तो यहाँ पे जो IGCSE का है वो जा सकते हैं, छुट्टी कर सकते हैं। अब से आने आगे ओ लेवल्स का काम कराना है। अच्छा यार, अब जरा हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट करना है और मैट्रिसेस से रिलेटेड है। ट्रांसफॉर्मेशन विद मैट्रिसेस से रिलेटेड। ठीक है। अब यार हमने एक बात की थी, जरा उसका कोई रिवीजन करते हैं जो हमने उस दिन डिस्कस किया था मैट्रिसेस के बारे में सारी चीजें। पहले उनको रिवाइज करते हैं ताकि जो अभी हम कर रहे हैं ये हमें समझ आने लगे। ठीक है, देखो दो ही पॉइंट्स होते थे हमारे। एक पॉइंट होता था आपका ए का, एक पॉइंट होता था आपका बी का। ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट हमेशा 1,0 होते थे और बी के कोऑर्डिनेट हमेशा 0,1 होते थे। यानी असल में आपका जो मैट्रिक्स होता था ना, वो पहले वाले में ए होता था, दूसरे वाले में बी होता था। तो पहले वाले के मैट्रिक्स में आते थे 1 और 0, और दूसरे में आते थे 0 और 1। ये आपका मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा समझो एक समरी है कि आपके दो ही कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी। ए के हमेशा 1,0 होंगे, बी के हमेशा 0,1 होंगे। और फिर जो भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी होती थी, हम वो कर दिया करते थे। जैसे रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस था, तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस का मतलब होता है कि आपने एक्स का साइन फ्लिप करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए का एक्स साइन और बी का एक्स साइन फ्लिप किया, तो हम इधर पहुंच गए। बस ख्याल ये रखना है कि पहला वाला कॉलम ए या ए डैश का है, दूसरा वाला कॉलम बी या बी डैश का है। अगर तो आपने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की है तो हमेशा ए और बी का होगा, पहला कॉलम ए दूसरा कॉलम बी। और अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है तो उसके बाद फिर आपका पहला कॉलम ए डैश और दूसरा कॉलम बी डैश होता था। पॉइंट इस कि हमेशा आपका 1 या 0 ही होता था। या तो 1 पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या आपका 0 होगा। इसके अलावा हमने एक केस देखा था जिसमें इन्लार्जमेंट में हमने ये बात की थी कि यहाँ पे आपका ऊपर टॉप लेफ्ट वाला नंबर और नीचे बॉटम राइट वाला नंबर, ये हमेशा स्केल फैक्टर के बराबर होता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि स्केल फैक्टर 4 लगाना है। ठीक है। और ये 0,0 हमें बता रहा होता है सेंटर। तो यहाँ पे सेंटर जो है ये आपका ऑरिजिन है। ये हमने सारी उस दिन बातें की थी। ठीक है। पॉइंट इस दो ही चीजें थी, या तो आपका 1 पॉजिटिव नेगेटिव होगा या 0 होगा, या अगर इसके अलावा कोई नंबर है, लेट से यहाँ पे 4 और 4 था। अच्छा, पोजीशन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट पे जो नंबर है अगर ये सेम है, तो ये इनलार्जमेंट का सवाल है। ठीक है। अब असल में थोड़ा सा अगर एग्जामिनर इसको एडवांस्ड करना चाहे ना, तो होता ये है कि वो इसमें से कुछ भी नहीं देगा। ठीक है। जरा सवाल देखो। A triangle has coordinates 2,1, B के coordinate 5,1 and C के coordinates 5,3. A translation T is represented by matrix. उसने हमें मैट्रिक्स जो दी है, अब यहाँ पे नोट करो, 1 तो आ रहा है, लेकिन 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। अगर तो यहाँ पे 1 की जगह 0 होता और यहाँ 4 की जगह 2 होता, तो ये हमारे सीधा सीधा स्केल फैक्टर वाला सवाल हो जाता है इनलार्जमेंट का, जिसमें हमारा स्केल फैक्टर हो जाता है 2 और सेंटर हो जाता है 0,0। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। तो यहाँ पे ना, तो हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे ना सारे नंबर्स डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे ना हमारा कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। जिसको हमने मैट्रिक्स के चैप्टर में पूरा डिस्कस किया था कि दो मैट्रिक्स आपके अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। यार उसने हमें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उसने हमें ट्रांसलेशन भी बताई हुई कि ये अप्लाई करनी है, और हमने ये बताना है कि इमेज क्या आएगी ना इसकी। तो हमेशा याद रख लो, कभी भी इमेज बतानी हो
और आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऐसा हो जो कि हमारे शॉर्टकट्स वाले नहीं है, ठीक है, शॉर्टकट अभी हमने पीछे डिस्कस किए। अगर उसमें से नहीं है तो क्या करना है, सबसे पहले अपने मैट्रिक्स का वो लिखना है। तो मैट्रिक्स क्या था हमारे यहाँ पे, ये मैट्रिक्स था, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखोगे मैट्रिक्स वाले कोऑर्डिनेट्स और फिर लिखोगे ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स। तो ऑब्जेक्ट के हमारे 3 पॉइंट्स से ये ऊपर लिखे हुए हैं ए बी और सी। इसको लिखने का तरीका क्या है, यार देखो तुम लोग को एक चीज तो पता है कि पहली वाली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाली वैल्यू आपकी वाई की होती है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पे ऊपर जो आपकी ऊपर वाली जो रो है, यहाँ पे सारी एक्स की वैल्यूज आएंगी। यानी यहाँ पे आपका आएगा 2, फिर आपका आएगा 5, फिर आपका आएगा 5। मैंने ये वाला 2 इधर लिखा है, ये वाला 5 इधर लिखा है, ये वाला 5 इधर लिखा है। और फिर ये जो y की वैल्यूज हैं ये सारी नीचे वाली रो में आएंगी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, फिर आपका हो जाएगा 1, और फिर आपका हो जाएगा 3, इस तरीके से। और अब देखो ये आपका सिंपली क्या बन गया, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन से आपका मैट्रिक्स का सवाल बन गया है। यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसका वो पूरा जो लंबा वाला तरीका होता था, क्या तरीका होता है, सबसे पहले तो रो और कॉलम देखो। इसकी 2 रोज हैं 2 कॉलम है, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाई 2, और इसका ऑर्डर होगा 2 बाई 3, ठीक है। इसका ऑर्डर है 2 बाई 2, इसका ऑर्डर है 2 बाई 3। अगर तो ये बीच वाले दोनों नंबर सेम होते हैं, इसका ये मतलब होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, इसका मतलब है हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ का पहला नंबर, इधर का आखिरी नंबर, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये हमें अपने आंसर का ऑर्डर बताते हैं। हमारे आंसर में 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो ये जो आंसर है ना हमारा, वो कुछ इस तरीके का आ रहा होगा, 2 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है। ये 2 रोज हो गई और ये 3 कॉलम्स हो गए, इस तरह का हमारा कुछ आंसर आ रहा होगा। अब यार सिंपली ये तरीका होता था, हम लोग यहाँ पे एरो की वाला पूरा काम करते थे। एक एरो की हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, एक एरो की यहाँ पे बनाएंगे। पहले वाले ब्रैकेट में हम लोग राइटवर्ड फेसिंग एरो कीज बनाते थे, यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे होते थे। और फिर सेकंड वाले मैट्रिक्स में हम लोग डाउनवर्ड एरो कीज बनाते थे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे होते थे। हर एक कॉलम के लिए हर एक एरो की होगी। फिर क्या करते थे, हमें ये बात पता होती थी कि जहां पे एरो की फेस कर रही है ये इसका हेड होता है, और जहां से एरो की स्टार्ट हो रही है ये इसकी टेल होती है। फिर यहाँ पे कोड वर्ड बनाते थे और हर एरो की को ना एक नाम दे दिया करते थे। लेट से ये ऊपर वाली एरो की को ऊपर अप का नाम दे दो, नीचे वाली एरो की को डाउन का नाम दे दो, ठीक है, DOW लिखा हुआ है मैंने। और फिर जो राइट वाला आपका मैट्रिक्स होता है, इसको हम किस तरह से देखते हैं, लेफ्ट राइट या मिडल। तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे लेफ्ट हो गया, एक्सट्रीम राइट पे ये आपका राइट हो गया, और बीच वाला जो है आपका ये मिड हो गया। नाम दे दिया सबको। अब करते क्या थे, यहाँ पे ऊपर वाली एरो की को इन सब से मल्टीप्लाई करते थे। यानी ऊपर वाली पहले लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगी, फिर मिड से होगी, फिर राइट से होगी। तो चलो इसको देख लेते हैं। एक आपका बनेगा अपर लेफ्ट, एक आपका बनेगा अपर मिडल, एक आपका बनेगा अपर राइट, ठीक है। और फिर यही काम हम करते थे डाउनवर्ड वाली एरो की के साथ। तो एक आपका बनेगा डाउनवर्ड लेफ्ट, एक आपका बनेगा डाउनवर्ड मिड, और एक आपका बनेगा डाउनवर्ड राइट। ये पूरे कोडिंग करके ऊपर लिखते थे HH+TT इज इक्वल टू आंसर। यानी आपने हेड और हेड प्लस टेल और टेल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। अब देखो यार, अपर और लेफ्ट का हेड और हेड, तो अपर का हेड 1 है, लेफ्ट का हेड 1 है, तो 1 × 1, इसका आंसर 1 आएगा। फिर अपर और लेफ्ट की टेल और टेल, अपर की टेल 2 है, लेफ्ट की टेल 2 है, तो 2 × 2 कितना होता है, 2 × 2 4 होता है। इनको प्लस करेंगे, 4 + 1 = 5। यही काम सबके साथ करना है। अब अपर और मिडल वाली एरो की देखनी है। अपर का हेड 1 है, मिडल का हेड 1 है, 1 × 1 हो जाएगा। और फिर अपर की टेल 2 है, मिडल की टेल 5 है, 5 × 2 कितना होता है 10, तो ये हो जाएगा +10, इसका आंसर आ जाएगा 11। फिर नीचे आ जाओ, अपर राइट, अपर का हेड 1 है, राइट का हेड 3 है, 3 × 1 3 प्लस, और फिर अपर की टेल 2, राइट की टेल 5, 5 × 2 कितना होता है 10, तो 3 + 10 का आंसर आ जाएगा 30। ये हमने अपर के साथ सब कर लिए।
अब डाउनवर्ड वाली एरो की के साथ करना है, डाउनवर्ड और लेफ्ट वाली एरो की। डाउनवर्ड का हेड 4, लेफ्ट का हेड 1, 4 वन जा 4 प्लस, फिर डाउनवर्ड की टेल और लेफ्ट की टेल 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0, 4 प्लस 0 कितना होता है 4, नीचे आ जाओ। डाउनवर्ड और मिडल, डाउनवर्ड का हेड 4, मिडल का हेड 1, 4 वन जा 4 प्लस, फिर डाउनवर्ड की टेल और मिड की टेल 0 5 जा 0, तो बेसिकली प्लस 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 4। और फिर लास्ट में डाउनवर्ड और राइट वाली एरो की, तो डाउनवर्ड का हेड 4 है, ठीक है, राइट का हेड 3 है, 4 3 से कितना होता है 12 प्लस, और फिर डाउनवर्ड की टेल 0, राइट की टेल 5, 0 5 से 0 हो जाएगा, तो ये आपका प्लस 0 इक्वल्स टू 12 आएगा। ये काम हो गया। अब यार ये जो हमारे आंसर आ रहे हैं ना, हमने इन आंसर को यहाँ पे पुट करना होता है इन कोड्स के हिसाब से। ऊपर अपर लेफ्ट पे आपका आएगा 5, अपर लेफ्ट आपका 5, फिर अपर मिडल पे आपका 11 है, अपर राइट पे आपका 13 है, फिर डाउनवर्ड लेफ्ट पे 4 है, डाउनवर्ड मिडल पे 4 है, और डाउनवर्ड राइट पे 12 है। देखो सिंपली यहाँ पे अपर लेफ्ट 5 था, ये हमने अपर लेफ्ट पे लिख दिया, ठीक है, यानी ऊपर और लेफ्ट। उसके बाद अपर मिडल 11 था, तो ऊपर और मिडल में आपका 11 लिख दिया। फिर अपर राइट 13 था, तो अपर और राइट पे हमने 13 लिख दिया। फिर सेम चीज हमने डाउनवर्ड वाले के साथ की। डाउनवर्ड लेफ्ट 4 था, डाउनवर्ड लेफ्ट 4 था, ये हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर डाउनवर्ड मिडल 4 था, तो डाउनवर्ड मिडल यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। और लास्ट में डाउनवर्ड राइट 12 है, तो डाउनवर्ड और राइट पे हमने यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। बेसिकली जो कोड लिखते हैं ये हमें यहाँ पे अपने मैट्रिक्स का फॉर्मेशन बता देता है कि किस जगह पे कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थी यार, ये हमारा बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था मैट्रिक्स का। और अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्चुअली जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे एंड हो गई हैं। अब इसके बस पास पेपर हमने करने हैं जो पीछे छोड़ के आए हुए थे।